तो आज हम बात करेंगे एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन की। एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शन। एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन एक एस्ट्रोलॉजी की ऐसी मैजिकल चीज है कि जिससे पूरे के पूरे रिजल्ट में फर्क पड़ जाएगा, पूरे के पूरे प्रेडिक्शन में फर्क पड़ जाएगा। 95% एस्ट्रोलॉजर्स कंजंक्शन को कंसिडर ही नहीं करते। 90% एस्ट्रोलॉजर एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं, उनको उतना पता होता है कि दृष्टि होती है, दृष्टि होती है, लेकिन 95% एस्ट्रोलॉजर कंजंक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, कंजंक्शन को इग्नोर करते हैं। लेकिन ये कंजंक्शन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। और मेरा एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उसमें वन ऑफ द एक फेवरेट कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूं तो वो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कंजंक्शन का। एस्पेक्ट का मतलब है दृष्टि, कंजंक्शन का मतलब है युति। युति मतलब ज्वाइंट होना, साथ में बैठना। दृष्टि मतलब देखना। अब ये देखने से और साथ में बैठने से रिजल्ट के अंदर किस तरीके से फर्क पड़ता है, उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे दृष्टि की। अब यहां पर हमें क्या समझना है, मान लो प्लैनेट ए है, ये प्लैनेट ए के ऊपर प्लैनेट बी की दृष्टि आ रही है। तो हमेशा याद क्या रखना है कि जो प्लैनेट के ऊपर जिस प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, दृष्टि देने वाला प्लैनेट इसको इंपैक्ट करेगा। जिसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है वो इन्फ्लुएंस होगा, वो इंपैक्ट होगा उसके ऊपर। बी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा ए के ऊपर, क्योंकि ए के ऊपर दृष्टि आ रही है बी की। सेम उसी तरीके से जब बी का टाइम आएगा और बी के ऊपर मान लो ए की दृष्टि है, तो ए दे रहा है अपनी दृष्टि बी को, यानी कि इफेक्ट किसके ऊपर होगा, बी के ऊपर होगा, ए के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। अब ए प्लैनेट बी को देख रहा है, बी प्लैनेट ए को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, दोनों एक दूसरे को सामने सामने देख रहे हैं, तो उसको कहते हैं म्यूचुअल एस्पेक्ट और उसको कहते हैं दृष्टि। हिंदी में कहते हैं परस्पर दृष्टि। आज के लेक्चर का कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको नहीं कराया है, जो बाकी है, तो आपको भी इसको बराबर ध्यान से सुनना है। और कुछ पॉइंट है जो आपके लिए भी फर्स्ट टाइम है, तो आपको भी बराबर से सुनना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक प्रकार के रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बात हो गई दृष्टि से। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा उसका हम एग्जांपल लेते हैं। ए प्लैनेट के पास है 4th हाउस और बी प्लैनेट के पास है 5th हाउस। जब ए प्लैनेट का टाइम पीरियड आएगा और ए प्लैनेट के ऊपर ये बी प्लैनेट की दृष्टि है, तो क्या होगा मालूम है, ये जो बी वाले के पास जितने भी हाउसेज है, यहां पर तो मैंने खाली एक ही हाउस लिया है एग्जांपल आपको एकदम सिंपल समझाने के लिए। बी के पास है 5th हाउस, तो जब ए प्लैनेट का टाइम पीरियड आएगा तो वो ए प्लैनेट अपने पास जो घर है उसके रिजल्ट तो देगा ही देगा, लेकिन सबसे पहले, सबसे ज्यादा, सबसे मजबूती से उसके रिजल्ट देगा जो प्लैनेट उसको दृष्टि दे रहा है। अब यहां पर है 4, 6 और 3 सपोज, और यहां पर है 5, 1 और 2। अब अगर आपको कोई पूछे, कोई व्यक्ति आपके पास आया है, उसके टाइम कुंडली के अंदर टाइम पीरियड चल रहा है ए का, और वो अगर आपको पूछे कि क्या ये समय पे मुझे संतान प्राप्ति हो सकती है, आप क्या कहोगे? नहीं। हाँ। नहीं, क्यों? हाँ, 5 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है, संतान के हाउसेज है 2nd हाउस एंड 5th हाउस। टाइम पीरियड चल रहा है ए का, ए के ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है बी का, तो क्या होगा, 4, 6 एंड 3rd हाउस के रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 5, 1 एंड 2 के रिजल्ट भी मिलेंगे। तो जब ए का टाइम पीरियड आएगा, बी की दृष्टि है, 5th हाउस एक्टिव है, 2nd हाउस एक्टिव है, तो वो बच्चे प्राप्ति कर सकता है, संतान प्राप्ति हो सकती है। यानी कि इन शॉर्ट 5th हाउस, 1st हाउस एंड 2nd हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट उसको प्लैनेट ए की दशा में मिलेंगे। उसी तरीके से अगर ये बी का टाइम पीरियड चल रहा है और ये व्यक्ति आपके पास आके बोलता है और उसकी कुंडली में बी के ऊपर दृष्टि है ए की,
टाइम पीरियड चल रहा है बी का बी प्लैनेट का, और ये व्यक्ति आपको पूछता है कि क्या मुझे मेरी प्रॉपर्टी लेनी है तो मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूं जब ये बी प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है, ले सकता है प्रॉपर्टी। हाँ। क्यों ले सकता है? 4 नंबर आ रहा है। क्योंकि ए की दृष्टि बी के ऊपर है और ए के पास प्रॉपर्टी का हाउस है, तो वो अपना रिजल्ट देगा। ए के पास 6th हाउस है तो लोन से प्रॉपर्टी ले सकता है, 6th हाउस लोन का है, 4th हाउस घर का है। घर लेने के लिए स्ट्रेस भी हो सकता है क्योंकि 6th हाउस है तो थोड़ा स्ट्रेस होगा। 3rd हाउस चेंज ऑफ रेसिडेंस का है, 3rd हाउस ट्रांसफर का है। जॉब के अंदर चेंज हो सकता है, 6th हाउस जॉब का है, 3rd हाउस चेंज का है, जॉब के अंदर ट्रांसफर भी हो सकता है। यानी कि 4th हाउस, 6th हाउस और 3rd हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट उसको बी प्लैनेट की दशा में मिलेंगे जब बी प्लैनेट एक्टिव होगा और उसके ऊपर ए की दृष्टि होगी। अब जो लोग इसको कंसीडर नहीं करते और वो खाली बी के हाउसेस को ही कंसीडर करते हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं अपने प्रिडिक्शन के अंदर। और सेम इसी तरीके से कंजंक्शन का भी है। कंजंक्शन ए और बी, बी एंड ए, मतलब ए बैठा है बी के साथ में, एक ही हाउस में, बी बैठा है ए के साथ में। हाँ, अभी हम एक ही हाउस के ऊपर जा रहे हैं और इसके अंदर एस्पेक्ट कंजंक्शन की सिस्टम थोड़ी अलग है जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो ए के साथ कंजंक्शन है बी या बी के साथ कंजंक्ट है ए। अब आपने सुना होगा जैसा संग वैसा रंग, तो कंजंक्शन में वही रूल एप्लीकेबल होता है। ये बी प्लैनेट जो है वो ए का रंग ले लेगा। मान लो ए का रंग है काला, ब्लैक, और बी का रंग है व्हाइट, और दोनों साथ में बैठे, तो अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी क्या करेगा, ए की क्वालिटी ले लेगा, और जब मैं ए की बात करूंगा तो वो क्या करेगा, बी की क्वालिटी ले लेगा। ए का नेचर है गुस्से वाला, बी का नेचर है, समझो उसको बहुत शौक है मूवीज के अंदर, तो जब बी का टाइम पीरियड आएगा इसका गुस्सा बढ़ जाएगा, और जब ए का टाइम पीरियड आएगा उसको मूवी का शौक लग जाएगा। जो आपको सीधा सीधा आम तौर पे दिखेगा नहीं कुंडली से, हाउसेस में से भी वो चीज नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप इसके कारक तत्वों को पकड़ोगे या फिर उसके कंजंक्शन को पकड़ोगे तो आपको ये चीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ए का टाइम पीरियड चल रहा है, कंजंक्शन में बी है, तो बी के ऊपर तो सबसे पहला नजर सबसे फास्ट जाना ही चाहिए, उसके बाद में हम ए की बात करेंगे। सेम उसी तरीके से बी। अब कंजंक्शन के अंदर, मतलब चलो पहले ये पॉइंट समझा लेता हूं। तो ये हो गया कंजंक्शन, ये हो गया एस्पेक्ट, और ये मैंने अभी जो आपको बताया प्लैनेट टाइम पीरियड चल रहा है, दशा का पीरियड चल रहा है, तो मैंने कौन से प्रॉमिस के बारे में आपको बात की? कुंडली के 2 प्रॉमिस होते हैं, डायनामिक प्रॉमिस। ये 2 ही प्रॉमिस होते हैं, दोनों में से एक बोलो। स्टैटिक की बात की या डायनामिक की बात की? अभी जो मैंने आपको समझाया कि कौन से टाइम पीरियड पे कौन सा रिजल्ट मिलेगा, मतलब वो कौन, 2 में से एक ही है प्रॉमिस और कोई है? गलत जवाब, डायनामिक। क्यों? क्योंकि मैंने दशाओं की बात की। जब भी दशा की बात आती है, टाइम पीरियड की बात आती है, तो सीधा सीधा हमारा दिमाग क्लिक होना चाहिए कि ये जो बात चल रही है वो डायनामिक प्रॉमिस की चल रही है। अब सेम यही इफेक्ट होता है स्टैटिक प्रॉमिस में, मतलब कि मुझे 5th कस्पल सबलॉर्ड का प्रॉमिस पढ़ना है और देखना है कि क्या ये व्यक्ति को संतान प्राप्ति हो सकती है। अब ये प्लैनेट, ये इसके 5th कस्पल सबलॉर्ड है ए, नक्षत्र लॉर्ड है बी, सबलॉर्ड है सी। ए के पास है 1 and 4, बी के पास है 3 and 6, एंड सी के पास है 5 और 9। बोलो, आपको ये स्क्रिप्ट देख के, ये 5 नहीं, इसको 8 करना पड़ेगा। ये स्क्रिप्ट देख के आपको कहीं से भी लग रहा है कि इसको संतान प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के हाउसेस कौन से? 2nd हाउस, 5th हाउस एंड 11th हाउस। 2, 5, 11। न तो 2 है, न तो 5 है, न तो 11 है। मतलब आप सीधी सीधी स्क्रिप्ट देखोगे उसमें तो आपको कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। अब जब कहीं पर सीधा सीधा नहीं दिख रहा है या दिख भी रहा है, हमें एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को भूलना नहीं है। सीधा हम देखेंगे एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन में, जब हमने वो देखा तो हमें पता चला कि बी के पास 3 and 6 है डेफिनेटली, लेकिन बी के ऊपर प्लैनेट डी की दृष्टि है और प्लैनेट डी के पास 5th हाउस है। संतान मिल जाएगा।
तो ये स्टैटिक प्रॉमिस की बात की मैंने। चेक करना है कोई चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए हम स्टैटिक प्रॉमिस यूज करते हैं। स्टैटिक प्रॉमिस के लिए हमेशा कंसर्न हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को पकड़ा जाता है। चिल्ड्रन की यानी कि संतान की बात चल रही है तो मैंने फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड को पकड़ा। फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड है प्लैनेट ए, नक्षत्र लॉर्ड है प्लैनेट बी, सबलॉर्ड है प्लैनेट सी। ए प्लैनेट अगर अनटेनेंटेड है तो रिजल्ट दे सकता है, टेनेंटेड है तो रिजल्ट नहीं देगा, खाली दिखाएगा कि कौन से हाउसेस है और उसकी इफेक्ट। बी प्लैनेट नक्षत्र लेवल पे है, वो रिजल्ट देने के लिए कैपेबल होता है, लेकिन यहाँ पर 3 and 6 है तो मुझे तो लगा संतान नहीं होगा। और सबलॉर्ड फाइनल अथॉरिटी है, उसमें भी 8 और 9 है तो संतान तो नहीं होगा, सीधा सीधा समझ में आता है। लेकिन जब मैंने उसको ओपन किया कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट का, तो या तो डी की दृष्टि है बी के ऊपर, या डी जो है वो बी के साथ में कंजंक्शन में है, और उससे उसको कौन सा हाउस मिल गया, फिफ्थ हाउस मिल गया। तो अब सीधा प्रिडिक्शन चेंज हो गया कि हाँ ये व्यक्ति को संतान प्राप्ति हो सकती है। अब इसको एनालाइज और कैसे करेंगे, संतान प्राप्ति की तो होगी लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि 6th हाउस आ रहा है, 4th हाउस घर का है, 3rd हाउस घर से दूर जाने का है। आप अगर उसको बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार प्रॉब्लम क्यों बोल रहा हूँ, नीचे कौन सा है, 8th हाउस है, तो इसके अंदर संतान प्राप्ति तो होगी लेकिन काफी हर्डल ऑब्स्टेकल पीड़ाओं के बाद होगी। लेकिन सबलॉर्ड ने अभी फाइनल नहीं किया है, सबलॉर्ड ने 8 और 9 ही बताया है। न तो आज वो सब रूल आएंगे, न तो फिफ्थ हाउस को नेगेट किया है इसने और ना ही उसको कंफर्म किया है या सपोर्ट किया है। तो मैं जब सबलॉर्ड का कंजंक्शन देखता हूं वहां पर मुझे 2nd हाउस मिल गया कंजंक्शन से या दृष्टि से, तो अभी यहां पर 5th, यहां पर 2 कंफर्म हो गया चाइल्ड बर्थ। लेकिन 2 के साथ में क्या है, 8 है, तो हर्डल ऑब्स्टेकल पीड़ा प्रॉब्लम के साथ में होगा। और दूसरा सीजेरियन की या फोरसेप्ट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी क्योंकि 8th हाउस है, और यहां पर क्योंकि 3rd हाउस है। और अगर बार बार इसको प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, आप घर से दूर जाके कहीं पर आप डिलीवरी के लिए ये करो, हॉस्पिटल आप चूज करो। आया समझ में? तो इस तरीके से पूरे के पूरे रिजल्ट के अंदर फर्क पड़ जाता है एस्पेक्ट से एंड कंजंक्शन से। एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन में क्या होता है, अगर मेलेफिक प्लैनेट के ऊपर बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आएगा तो मेलेफिक प्लैनेट बेनिफिक बन जाएगा, और उसी तरीके से बेनिफिक प्लैनेट के ऊपर मेलेफिक का एस्पेक्ट आएगा तो ये बेनिफिक जो है वो मेलेफिक बन जाएगा। उसी तरीके से कंजंक्शन के अंदर अगर मेलेफिक एंड बेनिफिक दोनों प्लैनेट कंजंक्शन में है तो जब मेलेफिक प्लैनेट का टाइम पीरियड आएगा तो बेनिफिक प्लैनेट के रिजल्ट मिलेंगे और ये मेलेफिक जो है वो बेनिफिक बन जाएगा। सर दोनों मेलेफिक हो तो मेलेफिक मेलेफिक माइनस माइनस डबल माइनस, वो तो अभी करेंगे, आज का सब्जेक्ट ही है, सब आज का सब्जेक्ट है। लेकिन जब दोनों अलग है तो मेलेफिक बेनिफिक बन जाता है, दोनों कंजंक्शन में है, और अगर बेनिफिक का टाइम पीरियड आता है तो बेनिफिक मेलेफिक बन जाता है। ये चीज को कभी भी भूलना नहीं है। जैसे आपके कुंडली में, आपके जीवन में शुक्र की महादशा आई थी, आपके कुंडली में शुक्र के साथ में मंगल कंजंक्शन में है, आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, मुझे याद है। ये अभी सिंपल खाली लगन चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, शुक्र के साथ में मंगल कंजंक्शन में है, तो इसका मतलब जब आपके जीवन में शुक्र का टाइम पीरियड आया, शुक्र बेनिफिक प्लैनेट है। नॉर्मल केस के अंदर बेनिफिक प्लैनेट तकलीफ नहीं देता है, जीवन को अच्छा बनाता है, जीवन को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, इजी गोइंग लाइफ करता है। लेकिन आप खुद याद करो, शुक्र के 20 साल के अंदर आपकी लाइफ में हर्डल, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, तकलीफ, पीड़ा था या नहीं था? था। तो मतलब क्या हुआ, शुक्र बेनिफिक है लेकिन फिर भी मंगल के साथ कंजंक्ट है, इसके लिए जब शुक्र का टाइम पीरियड आया तो मंगल के रिजल्ट मिले। और अब आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो मंगल के साथ में वीनस कंजंक्शन में है, तो मंगल मेलेफिक होते हुए भी आपको काफी हद तक बेनिफिक के रिजल्ट मिलेंगे। यहां पर जो है शुक्र के पास 11वां नंबर नहीं है, 11th हाउस नहीं है, शुक्र के पास 5th हाउस है एंड 12th हाउस है। लेकिन शुक्र के साथ में कंजंक्शन में है मंगल, और मंगल के पास 11th हाउस है। तो आपका वो टाइम पे अगर 12th हाउस की मैं बात करूं और शुक्र है तो आप अपने जन्मस्थल से दूर रहे होंगे,
तकलीफें प्रॉब्लम बहुत सारी आई होगी, लेकिन फिर भी गाड़ी चल गई। क्यों चल गई? क्योंकि मंगल के पास 11th हाउस है और वो कंजंक्शन में, और अभी मंगल की आपकी दशा चल रही है। मंगल के पास 11th हाउस है एंड 6th हाउस है, 6 एंड 11 है। लेकिन अब मंगल के साथ क्या हो गया? शुक्र कंजंक्शन में आ गया। तो अभी शुक्र के पास 12th हाउस है, तो 12th हाउस के रिजल्ट आएंगे। और शुक्र के पास दूसरा है कौन सा? 5th हाउस है, तो 5th हाउस के रिजल्ट आएंगे। अब 5 और 12, संतान घर से दूर या संतान आपसे दूर, बच्ची की शादी का समय आ गया है, आगे चल के उसकी शादी होगी, बच्ची आपसे दूर होगी। हो गया 5-12। तो इस तरीके से प्लैनेट अपनी क्वालिटीज को, कारक तत्वों को और अपने अपने जो भी घर है उसको एक दूसरे के साथ में चेंज कर लेते हैं जब वो कंजंक्शन में होते हैं, या फिर अपना प्रभाव सामने वाले के ऊपर डालते हैं जब वो उसको दृष्टि दे रहा है। ये कुंडली के अंदर मरकरी के साथ में केतु कंजंक्शन में है, बराबर है। अब मरकरी के साथ, मरकरी एजुकेशन का कारक है और मरकरी के साथ में कंजंक्शन में है केतु, पढ़ाई छूटेगी। तो हाँ, तो आमतौर के ऊपर अगर आप केतु से जुड़े हुए सब्जेक्ट में नहीं जाओगे तो पढ़ाई छूटेगी। लेकिन अगर आपने केतु के सब्जेक्ट को पकड़ लिया, जैसे कि लॉ है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, जैसे कि हैंड राइटिंग का सिग्नेचर एनालिसिस एंड हैंड राइटिंग का कोर्स है, फॉरेन लैंग्वेज है केतु, अगर आपने केतु को पकड़ लिया तो ये व्यक्ति, ये लड़का एक्सेलेंट परफॉर्म करेगा। जब तक, क्योंकि केतु के शरण में जाना है। अगर केतु के शरण में नहीं गए, लेकिन केतु का कॉन्सेप्ट क्यों आया, आपने एक स्टेप आगे की बात बोल दी, क्योंकि आपने पराशरी सीखा हुआ है, इसके लिए आपको समझ में आया, इसके लिए बता रहा हूं। मैंने बात क्यों की कंजंक्शन की, तो मरकरी के टाइम पीरियड में केतु के रिजल्ट आएंगे, केतु के टाइम पीरियड में मरकरी के रिजल्ट आएंगे। पहला तो ये हो गया कंजंक्शन का। अगर कारक तत्व की बात करें तो मरकरी जो है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन के अंदर हमें ये व्यक्ति को, ये बच्चे को कौन से एजुकेशन फील्ड में डालना चाहिए? केतु से रिलेटेड, क्योंकि कंजंक्शन में है। अब मरकरी के पास कौन से घर है? जब मरकरी की इसकी महादशा यानी कि दशा आएगी तो 9, 8, 2, 3, 7, 10 के रिजल्ट आएंगे, ऐसा हमें दिख रहा है। लेकिन मरकरी के साथ में केतु कंजंक्शन में है तो कौन से रिजल्ट आएंगे? 9, 7, 2, 3 के रिजल्ट आएंगे। अब इसमें ऐसे तो चलो देखो हाउसेस सब कॉमन है, 9, 2, 7 तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई प्लैनेट के पास 8 हाउस है, समझो, कोई प्लैनेट के पास 8 हाउस है और कोई प्लैनेट के पास 11th हाउस है, और ये दोनों आपस में कंजंक्शन में है। ये है प्लैनेट ए, ये है प्लैनेट बी। टाइम पीरियड चल रहा है बी का, ये आपके पास आया, आपने देखा बी है 11th हाउस, वाओ चंगे, जलसा करो, मजा करो। लेकिन कंजंक्शन में है ए, इसका एक काम सीधी तरीके से पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8th हाउस कंजंक्शन में है। कंजंक्शन में मतलब चिपक गया, उसको तो आप इग्नोर कोई हालत में नहीं कर सकते। उसकी अल्टीमेटली इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन सिंपल अगर 11th हाउस है तो एकदम स्मूथली होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए, कोई भी तकलीफ के बिना होना चाहिए। वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। मर मर के, रुक रुक के, थक के, हार के, सब उम्मीद छोड़ देगा, तब इसका काम होगा। आपके और दूसरे एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन में यहां पर जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। अब एक ही बात है, यही व्यक्ति आपके पास आया, दशा चल रही है, एक ही आपने देखा 8 हाउस है, लेकिन आपकी दृष्टि, मतलब आप कुंडली के अंदर आपकी नजर पड़ी कि ए के साथ में बी तो कंजंक्शन में है। अगर खाली 8 हाउस होता तो ये व्यक्ति को तो बहुत तकलीफ पीड़ा होती। अब आपका क्या कहोगे कि आपकी कुंडली में 8 हाउस है, ए प्लैनेट 8th हाउस से कनेक्टेड है, ए प्लैनेट एक्टिव है, लेकिन उसके साथ में बी प्लैनेट कंजंक्शन में है, 11th हाउस है। तो अगर आप इस समय 8 हाउस से जुड़ा हुआ काम करोगे तो आपकी बहुत इच्छाएं पूरी होगी, या आपके जीवन में थोड़े हर्डल ऑब्स्टेकल आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपको गेन्स होंगे, आपको बेनिफिट होंगे। तो क्या हुआ, अच्छा प्लैनेट, ये अच्छा प्लैनेट बुरा बन जाता है, बुरा प्लैनेट अच्छा बन जाता है। सेम चीज दृष्टि के ऊपर है। अगर 8 हाउस है और दृष्टि पड़ रही है 11 से तो सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है। और अगर 11th हाउस एक्टिव है लेकिन सामने से 8 हाउस के प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट चालू कर देगा। एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को कोई भी हालत में भूलना नहीं है। आया समझ में? कोई डाउट, कुछ क्वेरी? चलो आपने बोला है तो बात कर ले। कंजंक्शन 1 से लेकर 8 प्लैनेट तक हो सकता है। खाली केतु, मतलब राहु केतु सामने होते हैं, हाँ। तो कोई भी एक प्लैनेट अलग होगा।
बाकी 1 से लेकर 8 प्लैनेट कंजंक्ट हो सकते हैं। मैंने ऐसे 7 कुंडली तो मतलब ऐसी कुंडली देखी है जिसमें 6 7 प्लैनेट के कंजंक्शन है। मेरे पास ऐसे तो 2-3 आई है कि एक ही हाउस में 4 एक साथ में 4 तो 5 अब एक उसको साथ में। कैसे पकड़ेंगे, उसको कैसे करेंगे? उसके डिग्री से। उसकी डिग्री से करेंगे। हाँ। और अगर हम पराशरी की बात करें तो हम क्या देखेंगे, 5 प्लैनेट है बराबर है, हाँ। लेकिन कौन सा प्लैनेट अपनी उच्च की राशि में है। हाँ सबसे पहले उच्च प्लैनेट को पकड़ेंगे, उसके बाद में खुद की राशि को पकड़ेंगे, Perfect. उसके बाद में मित्र की राशि को पकड़ेंगे, उसके बाद में कौन शत्रु के घर में बैठा है, Enemy आ किसके जाता है, हाँ। किसके साथ में एनिमी कंजंक्शन में है, स्टेप बाय स्टेप उसको पकड़ेंगे। देख बराबर। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊंच नीच वो सारा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अच्छा इधर कोई वो सारी चीज नहीं है। एक प्लैनेट है 8 डिग्री पे, दूसरा प्लैनेट 10 पे है, तीसरा 12 पे है, 14 पे है और 16 पे। 5 प्लैनेट कंजंक्शन में है। तो अगर मुझे 8 हाउस मतलब जो प्लैनेट 8 डिग्री पे है उसका वो है चलो जुपिटर, तो मुझे जुपिटर को स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगा कि जुपिटर के ऊपर जो सबसे पहला इफेक्ट डालेगा वो कौन डाल सकता है, जो एकदम उसके बाजू में है। आया समझ में? बाजू में मतलब जुपिटर 8 डिग्री पे है। अच्छा ऐसे डिग्री वाइज जो बाजू हाँ। में है ओके। जुपिटर 8 डिग्री पे है और वीनस 10 डिग्री पे। हाँ इतना तो समझ में आया। हाँ। और चलो आगे के प्लैनेट भी लिख देते। सैटर्न 12 पे है, मरकरी 14 पे है, सूर्य 16 पे। ओके तो है तो सब कंजंक्शन के अंदर, लेकिन सबसे पहला इफेक्ट जुपिटर को कौन कर सकता है, जो एकदम बाजू में है वो कर सकता है, वो वीनस करेगा। अच्छा बाकी के लोग नहीं करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन सबसे पहला वीनस करेगा क्योंकि एकदम बाजू में है, एकदम चिपक के बैठा है। उसी तरीके से वीनस को सबसे पहला इफेक्ट कौन करेगा, वीनस को यहां से जुपिटर भी करेगा और यहां से सैटर्न भी करेगा, क्योंकि वो दोनों के बीच में सैंडविच है। आया समझ में? डिग्री से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये तो जनरल बात हो गई। आज हम अलग अलग प्रकार के एस्पेक्ट को देखेंगे और कंजंक्शन को देखेंगे, तो उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि मुझे इसमें से किसको पकड़ना है। यहां तक क्लियर? अभी बात करते हैं एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन के ऊपर। एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं पराशरी एस्पेक्ट, जिसके अंदर क्या होता है, पराशरी एस्पेक्ट के अंदर, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पराशरी एस्पेक्ट के अंदर शनि है, तो शनि को 3 दृष्टि दी गई है, थर्ड तीसरी दृष्टि, 7वीं एंड 10वीं। जुपिटर है तो जुपिटर के पास 5 7 और 9 है। मंगल है तो मंगल के पास 4 7 और 8 है। और बाकी जो भी प्लैनेट है, सूर्य, चंद्र, मरकरी, वीनस, ये चारों प्लैनेट को खाली 7वीं दृष्टि है, 7th दृष्टि है। और राहु केतु को कुछ लोग पराशरी में कंसीडर करते हैं कि राहु केतु की दृष्टि होती है, कुछ लोग कंसीडर करते हैं कि राहु केतु की दृष्टि नहीं होती है। हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि राहु केतु की दृष्टि नहीं है, क्योंकि वो नोड है, छाया ग्रह है, जो खुद एक शैडो प्लैनेट है, वो दूसरे के ऊपर दृष्टि कैसे दे सकता है। हमारा शैडो हो सकता है, लेकिन शैडो की दृष्टि कैसे हो सकती है, हमारी दृष्टि हो सकती है। तो वो लॉजिक है उसके पीछे, तो हम कंसीडर नहीं करते। अब ये हो गए पराशरी एस्पेक्ट। पराशरी एस्पेक्ट क्या करता है, सूर्य कोई एक कुंडली के अंदर, कोई एक कुंडली के अंदर शनि यहां पर बैठा है, शनि के पास तीसरी 7वीं और दृष्टि है, तो पराशरी एस्पेक्ट क्या करेगा, वो सीधा कंसीडर करेगा शनि यहां पर बैठा है तो 1 2 3 यहां पर उसकी दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि यहां पर जाएगी, 10वीं दृष्टि यहां पर जाएगी। बस उसको कोई लेना देना नहीं है कि शनि की डिग्री क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सीधा सीधा खाली घरों की डिग्री से, सॉरी घरों के प्लेसेस से वो कंसीडर कर लेता है कि कौन सी उसकी दृष्टि कहां पर जाएगी, कौन से घर पे जाएगी। लेकिन यहां पर केपी एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में हम वेस्टर्न एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। वेस्टर्न एस्पेक्ट क्या है, वेस्टर्न एस्पेक्ट डिग्री टू डिग्री एक एक चीज को मेजर करता है कि ये प्लैनेट ये राशि में इतनी डिग्री के ऊपर है तो उसकी दृष्टि कहां जाएगी। वो ऐसे नहीं कि खाली हाउसेस के हिसाब से बता देंगे, लेकिन उसकी दृष्टि डिग्री के हिसाब से पूरा कैलकुलेट होता है, और डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट होकर दृष्टि कहां जाएगी, कंजंक्शन क्या होगा, उसके ऊपर ये पूरी बात करता है। कुछ लोग पराशरी के एस्पेक्ट जो है वो केपी में यूज करते हैं, और कुछ लोग जो है वो वेस्टर्न एस्पेक्ट यूज करते हैं। लेकिन एक डिटेल स्टडी के द्वारा ये पाया गया है कि वेस्टर्न एस्पेक्ट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट
as compared to Parashari aspect. So in KP astrology we consider only Western aspect. हम यहाँ पर पराशरी एस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर वेस्टर्न एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे। और अगर आपको आगे चल के एस्ट्रो वास्तु सीखना है तो भी ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में वेस्टर्न एस्पेक्ट ही आता है, उसमें पराशरी एस्पेक्ट नहीं आता है। तो दोनों पर्पस आपका एक साथ में हो सकता है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एस्पेक्ट के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वेस्टर्न एस्पेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहला है कंजंक्शन। कंजंक्शन हम किसको कहेंगे, दो प्रकार की दो पोजीशन होगी तब हम कंजंक्शन गिनेंगे। एक प्लैनेट है जुपिटर, एक प्लैनेट है वीनस। जुपिटर है 9 डिग्री पे और वीनस है 8 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में। यानी कि क्या, शुक्र जो है वो या तो 8 डिग्री पे तो इधर होगा, 10 डिग्री पे तो इधर होगा। लेकिन ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 1 डिग्री का हुआ। 8 से 9 गिनो तो भी 1 डिग्री, या 9 से 10 गिनो तो भी 1 डिग्री। तो जब कोई दो प्लैनेट 1 डिग्री या उससे कम के अंदर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डीप कंजंक्शन। उसको हम क्या कहेंगे, डीप कंजंक्शन। सबसे पहला इससे थोड़ा सा आगे वीनस जुपिटर की डिग्री है 10, वीनस है 13 डिग्री 20 मिनट पे, या तो 7 डिग्री 40 मिनट पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 डिग्री 20 मिनट का है। 10 में 3 20 ऐड करो तो 13 20 हो जाएगा, या उतना माइनस करो तो 7 40 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो प्लैनेट के बीच में, ये भी वीनस है या फिर ये वीनस है, जब दो प्लैनेट के बीच में 3 डिग्री 20 मिनट या उससे कम का डिस्टेंस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन। ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है। रिजल्ट और इफेक्ट दोनों की सेम है, लेकिन इसकी इफेक्ट इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा होगी, बहुत पावरफुल होगी, क्योंकि डीप कंजंक्शन है। मतलब हाँ, दोनों के बीच में 1 स्क्वायर फीट की भी जगह नहीं है, ऐसा समझ लो। अब ये दोनों का 3-20 क्या है, मतलब एक ही रूम में जैसे आप दोनों बाजू बाजू में बैठे हो तो ये 3-20 हो गया। एकदम चिपक के तो नहीं बैठे हो, थोड़ा सा गैप है तो 320 हो गया। बस ऐसे समझना है, बट है तो कंजंक्शन ही। और डीप कंजंक्शन मतलब इतनी प्लेस भी नहीं है, एकदम टच करके बैठे हो, तो ये डीप कंजंक्शन। दोनों की इफेक्ट सेम होगी, दोनों के रिजल्ट सेम होंगे, लेकिन इसके कंपेयर में इसका रिजल्ट और पावरफुल होगा। अब जो आपने सवाल पूछा था मेलेफिक और बेनिफिक का, अब अगर कंजंक्शन डीप कंजंक्शन हो या कंजंक्शन हो, अब मैं कंजंक्शन कहूंगा तो डीप तो उसके अंदर ऑलरेडी आ ही जाएगा, क्योंकि वो तो 1 डिग्री पे है। कंजंक्शन के अंदर सेम चीज है। अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट का कंजंक्शन, कोई बेनिफिक प्लैनेट का कंजंक्शन मेलेफिक के साथ में है तो क्या होगा, बेनिफिक प्लैनेट मेलेफिक बन जाएगा, मेलेफिक बेनिफिक बन जाएगा। दोनों मेलेफिक है, अगर दोनों मेलेफिक है, सैटर्न एंड मंगल दोनों कंजंक्शन में है, तो ये कंजंक्शन क्या करेगा, ये कंजंक्शन बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि दोनों मेलेफिक है। प्लैनेट अपना प्रभाव छोड़ने वाले नहीं है, अपना नेचर तो छोड़ने वाले है नहीं। यहां पर तो थोड़ी फिर भी रहम होगी, क्योंकि एक बेनिफिक है एक मेलेफिक है। यहां पर बिल्कुल रहम नहीं होगी, दोनों मेलेफिक है। और अगर दोनों बेनिफिक है, शुक्र है और मर्क्यूरी है, दोनों बेनिफिक है, तो फिर तो मजे ही मजे है और कोई तकलीफ है ही नहीं। अब इसको और थोड़ा टफ बनाते हैं। जुपिटर के पास 8 हाउस है, मंगल के पास 11th हाउस है। तो जुपिटर के पास एक अच्छा घर है, सॉरी एक बुरा घर है 8 हाउस, मंगल के पास एक अच्छा घर है 11th हाउस। सैटर्न के पास 8 है, मंगल के पास 12 है। प्लैनेट भी खराब, दोनों मेलेफिक, दोनों के पास घर भी मेलेफिक, खराब घर 8 और 12 और प्लैनेट। अभी सोचो इसकी क्या हालत होगी ये व्यक्ति की, जिसके जीवन में ये कंजंक्शन एक्टिव होगा। और यहां पर दोनों बेनिफिक है, मतलब शुक्र के पास है 2nd और मरकरी के पास है 11। एकदम इजी इनकम, आसानी से इनकम, क्योंकि 2 एंड 11 इनकम के हाउस है। और मरकरी बेनिफिक है, मरकरी एंड वीनस दोनों बेनिफिक है। अगर यही चीज सैटर्न के पास 2 हो और मंगल के पास 11 हो, तो कॉम्बिनेशन तो एक्टिव हो रहा है इनकम का 2-11,
पर तकलीफ के साथ। लेकिन बहुत हार्डवर्क के साथ, बहुत मेहनत के साथ, बहुत स्ट्रगल के साथ। इसके अंदर क्या होगा, हार्डवर्क, स्ट्रगल, मेहनत बहुत कम हो जाएगी। ये व्यक्ति मरकरी है तो बुद्धि से कमा लेगा, ये व्यक्ति शनि है तो हार्डवर्क कर करके कमाएगा, कमाएंगे दोनों जन। इस तरीके से आप इसको डिटेल में एनालाइज कर सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़ती है। ये कंजंक्शन के दो ही पॉइंट है, एक तो दोनों के बीच में 1 डिग्री या उससे कम का डिस्टेंस होगा, या फिर 3 डिग्री 20 मिनट्स का होगा, तो उसको हम कंजंक्शन गिनेंगे। देखो यहां पर भी लिखा है गुड इफ बेनिफिशियल प्लैनेट आर कॉन्जॉइंट, मतलब अगर दो बेनिफिक प्लैनेट कंजंक्शन में है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर दो एविल, इफ दो मेलेफिक, अगर दो मेलेफिक प्लैनेट साथ में है तो वो खराब रिजल्ट देंगे। बोलो, ये पॉइंट क्लियर हो गया? कोई डाउट है? इसमें तो एकदम सिमिलर गैप है 320 का ऐसे, तो कभी किसी में एक में बहुत ज्यादा होता है और एक में कम होता है, फिर भी वो कंजंक्ट आगे आगे दूसरी डिग्रीज के सब है इधर। अच्छा, ओके। बट अभी फिलहाल 3 डिग्री 20 मिनट्स, क्योंकि ये दोनों को हम कंजंक्शन कहेंगे। बराबर। उसके बाद में फिर कंजंक्शन नहीं, उसके बाद में फिर सीधा एस्पेक्ट आएगा। कंजंक्शन हम ये 2 ही डिग्री को गिनेंगे। हाँ, क्योंकि आपका सवाल बराबर है। हम पराशरी में क्या करते हैं, एक राशि में 2 प्लैनेट बैठे हैं तो हमने कंजंक्शन उसको गिन लिया। हाँ, गिनते हैं ना हम, एक की डिग्री हाई है और एक की लो है। वही बता रहा हूँ। एक राशि 30 डिग्री की होती है। हाँ, एक प्लैनेट बैठा है 2 डिग्री पे, दूसरा प्लैनेट बैठा है 22 डिग्री पे। हाँ, बस परफेक्ट, यही दोनों के बीच में डिफरेंस है 20 डिग्री का। जी। पराशरी में हम क्या करते हैं, ये दोनों को कंजंक्शन गिन लेते हैं क्योंकि दोनों एक ही राशि में बैठे हैं। हाँ जी। बट यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर दोनों को कंजंक्शन नहीं गिनेंगे। अगर दोनों के बीच में 3 डिग्री 20 मिनट्स या उससे कम का डिस्टेंस होगा तो ही कंजंक्शन गिनेंगे। अच्छा, बाकी कंजंक्शन नहीं गिनेंगे उसको। कुछ कुछ लोग 8 डिग्री तक गिनते हैं, यानी कि 2 है तो अगर कोई प्लैनेट 10 डिग्री के ऊपर है तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 8 डिग्री का। हाँ। तो कुछ लोग 8 डिग्री तक कंजंक्शन को गिनते हैं। लेकिन हमारे नॉलेज में, हमारे एक्सपीरियंस में जो हमने पाया है, जो रिजल्ट देखे हैं, जो स्टडी किया है, तो कंजंक्शन के लिए 3 डिग्री 20 मिनट सबसे बेस्ट है। उससे ऊपर फिर उसका पावर, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ये समझ में आया? ये टेक्निकल है बट है समझने के लिए बहुत सिंपल, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके आगे फिर अभी जब 2 प्लैनेट के बीच में 30 डिग्री 60 डिग्री उसके ऊपर जाएंगे। इधर तक ये चीज क्लियर हो गई। अभी देखो एक चीज और समझ लो, ये पहले थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। एक राशि 30 डिग्री की होती है। राशि का कैलकुलेशन इस तरीके से होता है, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके यहाँ पर 30 होता है। फिर वापस यहाँ पे 0, यहाँ पर 30। अब इसको मुझे क्यूमुलेटिव यानी कंटिन्यूस में गिनना है, क्यूमुलेटिव में। तो ये क्या 30, फिर आगे 31, 31 से लेकर 60, 61 से लेके 90, इस तरीके से करूंगा तो लास्ट में यहाँ पर 360 आ जाएगा। हाँ। बराबर है। अब ये जो कैलकुलेशन है ना 30 60 21 ये सारा डिग्री, वो इसी के बेस के ऊपर है। उसमें क्या करेंगे, अब ये प्लैनेट, कोई एक प्लैनेट है यहाँ पर समझो 80 डिग्री पे है, तो 80 डिग्री कहां पर आएगी, यहाँ पर आएगी। हाँ। बराबर है। अब दूसरा जो प्लैनेट है वो समझो फॉर एग्जांपल 120 डिग्री पे है। अब 120 डिग्री पे है तो यहाँ पर 80 पे 10 डिग्री यहाँ की और यहाँ पर 120 पे, लेकिन इसकी बॉर्डर पे आ जाएगा। तो भी हम 80 एंड 120 तो 40 डिग्री का हम एस्पेक्ट गिनेंगे उसको, भले दोनों बाजू बाजू के घर में ही है, लेकिन हम क्या गिनेंगे उसको, एस्पेक्ट गिनेंगे। आया समझ में? यहां पर ये रेडी दिया हुआ है 30 डिग्री 60 डिग्री 120 45 90 135 एंड 180। इतने अलग अलग टाइप्स के एस्पेक्ट है। अब 30 डिग्री का एस्पेक्ट कब होगा, जब जैसे मैंने आपको बताया एक प्लैनेट 80 पे है और एक प्लैनेट 110 पे होगा, तो भले वो उसके बाजू के घर में ही होगा पर वो एस्पेक्ट के हिसाब से हम गिनेंगे। नॉर्मली नहीं तो क्या करते, शनि का 3 7 10, मंगल का 4 8 12 4 8 4 7 और 8, ऐसा नहीं, डिग्री से सब कैलकुलेट होगा। ये 110 पे तो उसके बाजू के घर में ही रहेगा, लेकिन उसको एस्पेक्ट गिनेंगे। अभी ऐसे कौन से प्रकार के एस्पेक्ट है, एक 30 डिग्री का है जिसको बोलते हैं सेमी सेक्सटाइल, 60 डिग्री का है उसको बोलते हैं सेक्सटाइल, 120 डिग्री का है उसको कहेंगे ट्राइन, 45 डिग्री का है उसको कहेंगे सेमी स्क्वायर,
90 डिग्री स्क्वायर, 135 डिग्री सेस्क्यूराइट एंड 180 डिग्री ओपोजिशन। बराबर। अब इसके अंदर मेलेफिक कौन से और बेनिफिक कौन से? सबसे मोस्ट बेनिफिक है वो 120 डिग्री का एस्पेक्ट है, यानी कि जब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच में 120 डिग्री का डिस्टेंस होगा एक दूसरे के बीच में, तो वो कौन सा होगा? 120 डिग्री का एस्पेक्ट होगा। ये सबसे बेनिफिक एस्पेक्ट है। सबसे खराब एस्पेक्ट कौन सा? 180 डिग्री का। 180 डिग्री मतलब ऑलमोस्ट समझ लो आप कि आमने सामने हो गया। बराबर। ये इधर है तो ये इधर है, ऑलमोस्ट आमने सामने। लेकिन अगर ये इधर है तो ये इधर होगा तो ही 180 गिना जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन से एक एग्जांपल से समझाता हूं। दोनों के बीच में 180 होना चाहिए तो ही वो गिनेंगे। अगर ये यहां पर है और ये उसके सामने सातवें घर में यहां पर है, ये इधर बैठा है, ये इधर बैठा है, ऐसा कुछ नहीं गिनेंगे कि ये इधर है, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर गए। जो हम पराशरी में गिनते थे, शनि यहां बैठा है, शुक्र यहां पर बैठा है, शुक्र शनि को देख रहा है, शनि शुक्र को देख रहा है सामने सामने। लेकिन इधर क्या होगा कि एग्जैक्ट शनि की डिग्री कैलकुलेट करेंगे, शुक्र की डिग्री कैलकुलेट करेंगे, और शुक्र और शनि की डिग्री कैलकुलेट करने के बाद दोनों के बीच में अगर 180 डिग्री का डिफरेंस रहा तो ही उसको हम गिनेंगे कि दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को सामने सामने देख रहे हैं। तो सबसे बढ़िया एस्पेक्ट कौन सा? 120 का। सबसे मेलेफिक यानी कि खराब एस्पेक्ट कौन सा? 90 का, 180 का। इसके अंदर दूसरे दो एस्पेक्ट है, 90 है, 45 का है। यहां पर 60 है एंड 30 है। देखो 30, 60, 120, 30, 60, 120 पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव गिन सकते हो, बेनिफिक गिन सकते हो। 45, 90, 180 मेलेफिक या नेगेटिव गिन सकते हो। पहली इतनी चीज समझ में आ गई। ये जो एस्पेक्ट है 135 का, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उसको हम वो इतना इफेक्टिव नहीं है। मेन इफेक्टिव 30, 60, 120, 45, 90, 180। 135 को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 30, 60, 120 पॉजिटिव और बेनिफिक, 45, 90, 180 मेलेफिक या फिर नेगेटिव। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो मैंने आपको पहले समझाया था वही चीज आएगा। एस्पेक्ट 120 का है, जुपिटर एंड मरकरी दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस है। जुपिटर है 100 डिग्री पे, मरकरी है 120 तो 220 डिग्री पे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 120 का हुआ। अब तो क्या हो गया? ये बहुत बढ़िया हो गया। क्यों? एक तो डिग्री के हिसाब से दोनों के बीच में पॉजिटिव एस्पेक्ट है और ये भी बेनिफिक, ये भी बेनिफिक, तो बहुत बढ़िया हो गया। अब एक है शनि, एक है मंगल, लेकिन डिफरेंस है 120 का। तो एस्पेक्ट तो पॉजिटिव है लेकिन प्लैनेट मेलेफिक है। तो जो अभी आपको समझाया था कि रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा लेकिन मेहनत, हार्डवर्क, स्ट्रगल के बाद मिलेगा। यहाँ पर रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा लेकिन कम मेहनत के अंदर मिलेगा, इजीली मिलेगा। उसी तरीके से नेगेटिव एस्पेक्ट का कि 180 का एस्पेक्ट है दो प्लैनेट के बीच में, लेकिन वो दोनों प्लैनेट है वो बेनिफिक है। एक है चंद्र और एक है वीनस। डेफिनेटली एस्पेक्ट नेगेटिव है, 180 है तो तकलीफ तो देगा, लेकिन फिर भी कम तकलीफ देगा क्योंकि ये दोनों प्लैनेट जो है वो अपने आप में बेनिफिक प्लैनेट है। उसी तरीके से 180 का एस्पेक्ट हो और सैटर्न, मंगल या राहु केतु, या सैटर्न केतु, सैटर्न राहु, मंगल केतु, मंगल राहु, जितने भी मेलेफिक है उसमें से कोई भी दो हो तो दोनों मेलेफिक और ऊपर से 180 बर्बाद करके रख देगा। परेशान तो फिर भी ठीक है, इसमें थोड़ा परेशान होगा, समझो आप, क्योंकि 180 डिग्री है और प्लैनेट बेनिफिक है तो इसमें परेशान होगा, इसमें बर्बाद होगा। दोनों मेलेफिक और ऊपर से एस्पेक्ट भी 180 का, गया काम से। तो अब आपको जो रिजल्ट को जज करना है, आप ये चीज बराबर दिमाग में बैठा लोगे तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि 8 और 11 तो आ रहा है, लेकिन तकलीफ के साथ 8 और 11 आएगा या तकलीफ कम होगी या तकलीफ ज्यादा होगी। जिसकी जैसी दृष्टि होगी वैसा, जिसका जैसा नेचर और जिसके बीच में जितना डिग्री, उस हिसाब से रिजल्ट। क्योंकि खाली तो हम देख नहीं सकते कि भाई दोनों प्लैनेट के बीच में 180 120 है तो सब अच्छा ही होगा। प्लैनेट की क्वालिटी, प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम कारक तत्व बोलते हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब एक और पॉइंट उससे आगे का, हर बार ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों के बीच में एग्जैक्ट 180 का ही डिफरेंस होगा।
नहीं हो ऐसा तो होगा नहीं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 8 डिग्री का डिफरेंस पकड़ते हैं, 8 डिग्री प्लस 8 डिग्री माइनस, यानी कि 8 डिग्री का एस्पेक्ट शुरू कहां से होगा, 172 डिग्री से लेकर 188 डिग्री के बीच में। अगर कोई दो प्लैनेट के बीच में 172 से लेकर 188 के बीच में अगर उसका डिफरेंस होगा तो वो क्या कहेंगे, 180 डिग्री का कहेंगे। क्यों? क्योंकि 8 डिग्री प्लस ये दोनों के बीच में 180 आता है, इधर 8 डिग्री माइनस, इधर 8 डिग्री प्लस। तो अगर ये दोनों ये सेक्शन में है तो भी 180 डिग्री गिना जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो होगा नहीं ना, हर बार थोड़ी 180 पे ही होगा कोई भी प्लैनेट है। और अगर यहां पर है तो भी 180 गिना जाएगा। वो पॉइंट आगे नीचे दिया हुआ है। द 180 डिग्री एस्पेक्ट इज कंसिडर द मोस्ट पावरफुल। एक तो नेगेटिव है और सबसे पावरफुल गिना जाता है। द रेंज ऑफ द 180 डिग्री एस्पेक्ट इज 8 डिग्री। If the difference between any two planet is between 172 to 180, then it will be taken as the aspect of 180 degrees. और ये एस्पेक्ट का 180 डिग्री के एस्पेक्ट का नाम है ओपोजिशन। आमने सामने है ना एक दूसरे के, तो ओपोजिशन बोलते हैं उसको। अब ये कुंडली के हिसाब से देखो तो ये ऐसा हो सकता है कि शनि की डिग्री यहां पर है, लेकिन 180 डिग्री उसकी यहां पर शुक्र में ही हो जाए। अब हमें क्या लगेगा, ये दोनों ऐसे तो आमने सामने है नहीं एक दूसरे के, लेकिन डिग्री वाइज कैलकुलेट करो तो 172 के हिसाब से शुक्र यहां पर आ रहा है, तो कैलकुलेशन में एग्जैक्ट काउंट करने पे पता चल जाएगा कि वो दोनों प्लैनेट के बीच में डिफरेंस कितना है। और आपका चेहरा देख के मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपको टेंशन हो रहा है कि ये कैलकुलेट करने बैठना पड़ेगा हर बार। हाँ, बस वही नेक्स्ट क्वेश्चन वही था मेरा कि अगर ये सब उसमें आएगा कि हमें करना पड़ेगा। इसको कहते हैं टीचर, जो चेहरा देख के समझ जाए कि क्या चल रहा है। वही क्वेश्चन पूछने वाली थी मैं। तो आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर में रेडीमेड आने वाला है, खाली ये चीजों को समझ लेना है। आपके नॉलेज के लिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं, नहीं तो जो सॉफ्टवेयर है उससे आज से हम सीधा शुरू कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो रेंज है 120, 90 एंड 60, उसका जो डिफरेंस है वो कितना गिनेंगे, 6 डिग्री का गिनेंगे। 30 एंड 45 के जो एस्पेक्ट है उसका डिफरेंस कितना, 2 डिग्री। ये समझ में आया कि समझाओ कुछ इसमें? जैसे हम 8 डिग्री का डिफरेंस देखते हैं उसमें 2 डिग्री का देखेंगे। यानी कि अगर चलो ये 30 है, 30 एंड 45 डिग्री के लिए क्या देखेंगे, अगर कोई प्लैनेट 28 से लेकर 32 के बीच में होगा तो वो 30 डिग्री का एस्पेक्ट कहा जाएगा। हाँ। क्योंकि 2 डिग्री प्लस माइनस लेना है। और 45 में भी सेम है, 2 डिग्री प्लस माइनस, 43 या 47। 120, 90 एंड 60 में उसी तरीके से 6 डिग्री के हिसाब से। अब देखो कंजंक्शन का जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कंजंक्शन विल बी कंसिडर विद इन द ऑर्बिट ऑफ 3 डिग्री 20 मिनट्स। A दशा भुक्ति अंतरा planet will also deliver the result of the planet which is conjunct। ये बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया। ये डीप कंजंक्शन का 1 डिग्री का भी मैंने आपको समझा दिया। नॉर्मल कंजंक्शन इज कंसिडर अप टू 5 डिग्रीज। जो मैंने आपको बताया था 8 डिग्री एंड 320, कुछ लोग 5 डिग्री को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूं। मैं 320 एंड 1 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, और बाद में ये 30, 60, 120, 45, 90, 180। और ये सारी चीजों का कैलकुलेशन मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर सेट कर दिया है। आप जब नया सॉफ्टवेयर लोगे आपको भी वो मैं सेटिंग समझा दूंगा। आपको ये सारी चीजें उसके अंदर फीड कर देनी है, फिर कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक सारी चीजें कैलकुलेट होकर आपके सामने आएगी। इनके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी मैंने वो चीज कर दी है, तो जब वो स्क्रिप्ट बनाते हैं सब कुछ उसको उनके अंदर रेडीमेड उनको मिल जाता है। एट प्लैनेट हाँ, अभी ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को हमें कौन से लेवल पे कंसीडर करना है, कौन से लेवल पे नहीं करना है। एक प्लैनेट के 4 लेवल हम स्टडी करते हैं। कोई भी प्लैनेट को अगर मुझे स्टडी करना है, और खास करके डायनामिक प्रॉमिस में मुझे प्लैनेट को कंसीडर करना है, मैं 4 लेवल पे करूंगा। प्लैनेट, स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। आया समझ में? आप प्रैक्टिकल करोगे आपको समझ में आएगा ये चीज। प्लैनेट,
स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। अब प्लैनेट के अंदर जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, ये प्लैनेट जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, टेनेंटेड भी हो सकता है या अनटेनेंटेड हो सकता है, बराबर है। अब आज एक स्टेप आगे, उनको ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, आज एक स्टेप उससे आगे कि ये जो सबलॉर्ड का जो प्लैनेट है, ये सबलॉर्ड का प्लैनेट भी टेनेंटेड हो सकता है या फिर अनटेनेंटेड हो सकता है। तो कोई भी प्लैनेट टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है वो हम दो लेवल पे चेक करेंगे, एक तो प्लैनेट लेवल के ऊपर और एक सबलॉर्ड लेवल के ऊपर। और यहां पर ये क्या है, ये स्टार लॉर्ड यानी कि ये नक्षत्र लॉर्ड है और ये भी नक्षत्र लॉर्ड है, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, लेकिन है तो नक्षत्र, इसे कंसीडर करना ही करना है, करना ही करना है। इसके अंदर कोई 19-20 नहीं है, करना ही करना है, इसे कंसीडर करना है। यानी कि एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन नक्षत्र लेवल के ऊपर मुझे कंसीडर करने ही करने हैं और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन प्लैनेट लेवल पे और सबलॉर्ड लेवल पे मैं देखूंगा कि प्लैनेट टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। अगर अनटेनेंटेड है तो मैं एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को कंसीडर करूंगा। उसका लॉजिक क्या, एक तो जो प्लैनेट टेनेंटेड है उसको अपना रिजल्ट देने के लिए नक्षत्र के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, यानी कि उसने जो भी नक्षत्र लॉर्ड है उसको अपना घर नक्षत्र भाड़े पे दिया हुआ है, तो वो तो खुद अपना रिजल्ट दे नहीं सकता, उसको तो इधर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लैनेट अनटेनेंटेड है तो उसने किसी को भाड़े पे नहीं दिया है, मतलब वो अपने रिजल्ट खुद दे सकता है। जब वो अपने रिजल्ट खुद दे सकता है तो उसके ऊपर एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन की भी असर होगी, सिंपल बात है। उसी तरीके से सबलॉर्ड भी टेनेंटेड या अनटेनेंटेड हो सकता है, और अगर वो अनटेनेंटेड है तो उसके ऊपर मैं एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को गिनूंगा। ये ऐसी नींद आएगी तो नहीं चलेगी, नींद नहीं आ रही है, मैं सोचू कितना डीप है, बस वही नींद नहीं आ रही है। हाँ, मुझे समझ बिल्कुल में भी नहीं आ रही है। अभी ये जो डीप की बात है, आप प्रोसेस जब अपने हाथ से करोगे, मैं आपको बार बार कहते आया हूँ, क्या कहते हैं, लिख के करो, लिख के करो, लिख के करो। जैसे ही आप लिख के करना चालू करोगे ऑटोमेटिक आपको ये जो पॉइंट है ये जो है समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये जो मेरा वीडियो है जो आपके साथ में शेयर करूंगा उसको 4-4, 5-5 बार बराबर सुनना है। मैं इसीलिए हर एक चीज इतनी परफेक्ट, इतनी डिटेल में एक एक चीज बोल रहा हूँ। कुछ वीडियो में खाली प्राइवेट रखूंगा जो खाली स्टूडेंट के साथ शेयर होगा, जो पब्लिक में नहीं जाएगा। कुछ वीडियो पब्लिक में भी जाएंगे, बट चाहे प्राइवेट वाले हो चाहे पब्लिक वाले हो, होगा क्या, मैं एक एक चीज डिटेल में इसीलिए बोलता हूँ कि आप खाली इसको सुनते रहो, 5 बार 10 बार सुनो, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। मैं कोई चीजें क्यों रिपीट करता हूँ, या आपको बोलता हूँ चलो एक बार फिर से शॉर्ट में समझाता हूँ। हाँ। ये क्यों करता हूँ, जब आप वीडियो सुनोगे तो बार बार वो चीज आपके मगज में जाएगी, कान में जाएगी, तो वो फिट बैठ जाएगी। उसी तरीके से अभी फिर से ये पूरे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। एक प्लैनेट के 4 लेवल, अगर हम डायनामिक प्रॉमिस को स्टडी कर रहे हैं, प्लैनेट, स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, ये एडवांस केपी का सिस्टम है। सादा केपी वाले को भी ये पल्ले नहीं पड़ेगा, ये भी समझ लेना, ये एडवांस केपी चल रहा है सब। अब प्लैनेट एंड उसका सब लॉर्ड, प्लैनेट या तो टेनेंटेड और अनटेनेंटेड हो सकता है, उसी तरीके से सब लॉर्ड भी टेनेंटेड या अनटेनेंटेड हो सकता है। जो भी अनटेनेंटेड होगा उसके ऊपर एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन की इफेक्ट होगी, यानी कि जो भी प्लैनेट या तो सब लॉर्ड जो अनटेनेंटेड होगा उसके ऊपर मैं एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को काउंट करूंगा। लेकिन नक्षत्र लेवल के ऊपर कोई चॉइस नहीं है, नक्षत्र को तो अपना रिजल्ट देना ही देना है। इसके लिए नक्षत्र के ऊपर हमेशा एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन काउंट होगा होगा और होगा। ये कॉन्सेप्ट इतनी चीजों को बता रहा है। बोलो, कुछ डाउट है तो पूछो। स्टैटिक प्रॉमिस में भी ऐसे ही गिनना है? स्टैटिक प्रॉमिस में 3 लेवल है। मैं इसके अभी इसमें डाउट है तो पूछो, अभी इसके बाद मैं स्टैटिक पे आ रहा हूँ। सर अगर फर्स्ट टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है, फिर भी नीचे वाले को भी एक्सपेक्ट और कंजंक्शन करना है। हाँ, वो तो करना ही करना है। इधर टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है, इसको इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो नक्षत्र है, नक्षत्र तो कंसीडर वो तो करना देना ही ही है। देना है। हाँ, पर वो अनटेनेंटेड है तो नहीं तो एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन उसको काउंट करेंगे। अनटेनेंटेड तो वो खुद करेगा, अनटेनेंटेड प्लैनेट है, खुद अपना रिजल्ट हाँ, देगा, वो देगा, अब बराबर। खुद अपना रिजल्ट देगा तो जिसके वो एस्पेक्ट आ रहा है, कंजंक्शन हो रहा है, उसका भी तो इफेक्ट होगा ना उसके तो ऊपर। मतलब नक्षत्र लॉर्ड का भी इफेक्ट करना है, उसको भी करना है। आप नक्षत्र को बीच में लाओ ही मत। हाँ,
नक्षत्र को लाना ही नहीं है। फिर से एक बार समझाता हूँ, शांति से आराम से सुन लो, और जो मैं बता रहा हूँ खाली उसी पे ऊपर फोकस रखो, आपका कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। हाँ, ओके। अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और आपके माइंड में और कोई सवाल चल रहा है तो वो बाउंस हो जाएगा। बराबर। प्लैनेट या तो टेनेंटेड होगा या तो अनटेनेंटेड होगा। अगर अनटेनेंटेड है तो वो अपना रिजल्ट खुद दे सकता है। हाँ, इतना तो चीज हाँ, क्लियर है। हाँ। अब जब वो अपना रिजल्ट खुद दे सकता है तो उसके ऊपर जो भी एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन आएगा उसका भी इफेक्ट होगा। हाँ। तो हम वहां पर काउंट करेंगे। बराबर। अभी आपके नेबर है, आपके दो घर है, एक दिल्ली का है एक मुंबई का है। हाँ। आप मुंबई के घर में रहते हो तो आपके जो भी नेबर है, दिल्ली वाला नेबर आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगा या मुंबई वाला नेबर आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगा? मुंबई वाला। मुंबई वाला। क्यों? क्योंकि आप मुंबई में रहते हो। हाँ। तो उसी तरीके से प्लैनेट अनटेनेंटेड है तो वो अपना रिजल्ट खुद दे सकता है। तो जो अपना रिजल्ट खुद दे सकता है उसको इफेक्ट होगा अपने बाजू वाले का, जिसका दृष्टि आ रहा है, जिसके साथ में कंजंक्शन में है, उसका इफेक्ट होगा। परफेक्ट। दिल्ली वाला आपका नेबर कुछ भी करे आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप उधर रहते ही नहीं हो। आपने वो घर किसी को दूसरे को दे दिया है भाड़े पे। इसी तरीके से ये प्लैनेट ने नक्षत्र, अगर ये टेनेंटेड है तो इसने क्या किया है, नक्षत्र को भाड़े पे दे दिया है, तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। भाई आपने तो दिल्ली का घर भाड़े पे दे दिया, अभी आपको क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली के घर में जो रहता है उसको दिल्ली के नेबर से फर्क पड़ेगा। आया समझ में? हाँ। लेकिन आपको कहां फर्क पड़ेगा? आपको मुंबई के नेबर से फर्क पड़ेगा जो आपके साथ बाजू में रह रहा है, बराबर। या जो आपके सामने के घर पे है। आप ये 4 फ्लैट होते हैं ना हमारे मुंबई के घर में, हाँ। जनरली एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट होते हैं। ये आपका फ्लैट है तो ये वाला पड़ोसी आपका ये क्या हो गया, कंजंक्ट हो गया, और ये इधर से आपको देख रहा है तो ये एस्पेक्ट हो गया। अभी आपका ये मुंबई वाला घर है और ये दिल्ली वाला घर है, ये मुंबई वाला है ये दिल्ली वाला है। आपका ये घर है डेफिनेटली दिल्ली में, लेकिन आप तो नहीं रहते हो ना यहाँ पे। नहीं, फिर कोई भी देखे कुछ भी करे, हमने को कोई फर्क नहीं। हाँ, आपने, आपका नाम बीजल है, आपने सेजल को भाड़े पे दिया है ये, तो अब वो तो सेजल को लेना देना है, कौन उसके बाजू में रहता है, कौन उसको देख रहा है, आपको क्या लेना देना है? आपको तो यहाँ का लेना देना है, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हो। उसी तरीके से प्लैनेट जो है उसने इसको तो भाड़े पे दे दिया है, तो भाड़े पे दिया है तो वो एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन की वो चिंता करेगा। इसके बाजू में कोई बदमाश रहने को आता है या कोई मिनिस्टर रहने को आता है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आप रहते ही नहीं हो, आपने तो भाड़े पे दिया है। आपको फर्क कहां पड़ेगा? आपके बाजू में कौन रहने आता है या आपको कौन देख रहा है उससे। तो यहां पर अनटेनेंटेड है तो एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को गिनेंगे। नक्षत्र लेवल पे एंड सबलोड का नक्षत्र यानी सेकंड लेवल एंड 4 लेवल पे तो गिनना ही गिनना है एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, उसमें कुछ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और प्लैनेट का जो रूल है वही सबलोड पे लागू होता है, क्योंकि प्लैनेट टेनेंटेड अनटेनेंटेड हो सकता है या फिर सबलोड टेनेंटेड और अनटेनेंटेड हो सकता है। नक्षत्र तो नक्षत्र है, उसके तो रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। चलो, ये पॉइंट में कुछ डाउट? क्लियर? अभी हमने देखा डायनामिक प्रॉमिस का, अब देख लेते हैं स्टैटिक प्रॉमिस का। स्टैटिक प्रॉमिस के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी व्यक्ति को संतान प्राप्ति, प्रॉपर्टी, शादी होगा या नहीं होगा वो देखने के लिए यूज करेंगे। बच्चे की बात चल रही है, 5th कस्पल सबलोड को मैं पकड़ लूंगा। अब 5th कस्पल सबलोड है जुपिटर, तो जुपिटर है, उसका नक्षत्र लॉर्ड है वीनस और सबलोड है सूर्य। अब यहां पर अगर ये जुपिटर टेनेंटेड या अनटेनेंटेड होगा, अनटेनेंटेड होगा तो एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को मैं काउंट करूंगा, टेनेंटेड होगा तो काउंट नहीं करूंगा। नक्षत्र पे तो मुझे काउंट करना ही करना है। सबलोड लेवल के ऊपर सेम चीज आ जाएगी, अगर सबलोड अनटेनेंटेड है तो एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को कंसीडर करूंगा, अगर सबलोड टेनेंटेड है तो कंसीडर नहीं करूंगा। इसमें 3 ही लेवल है, उसमें 4 लेवल है। इसमें 3 ही लेवल के ऊपर हमें सब पता चल जाएगा, उसमें चारों लेवल को स्टडी करेंगे। रूल सेम ही है दोनों के लिए, खाली इसमें एक लेवल कम है। और इसमें भी अभी मेरा खुद का रिसर्च एंड एनालिसिस थोड़ा चल रहा है 4th लेवल के ऊपर। आगे एकदम परफेक्ट मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी तक इधर से हमने रिजल्ट एकदम परफेक्ट मिलता है। तो ये 3 लेवल और वो 4 लेवल, रूल दोनों जगह पे सेम है। बोलो, क्लियर हो गया?
एकदम clear। चलो, इंपॉर्टेंट रूल्स इन केपी एस्ट्रोलॉजी। रूल नंबर 1, अ टेनेंटेड प्लैनेट विल डिलीवर द रिजल्ट्स ऑफ इट्स स्टार लॉर्ड, दैट इज नक्षत्र लॉर्ड ओनली, जो मैंने अभी आपको समझाया। अगर वो प्लैनेट अनटेनेंटेड है तो वो अपने खुद के रिजल्ट दे सकता है, लेकिन अगर वो टेनेंटेड है तो उसके रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड ही देगा, वो खुद अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सेकेंड पॉइंट उसी से कनेक्टेड है, एन अनटेनेंटेड प्लैनेट विल डिलीवर द रिजल्ट ऑफ इट्स ओन हाउस एज वेल एज द रिजल्ट ऑफ इट्स स्टार लॉर्ड। वीनस है, वीनस के पास है 2, 6, 11। वीनस यहां पर टेनेंटेड है और उसका नक्षत्र लॉर्ड है मंगल, उसके पास है 4, 11 और 12। अब ये यहां पर टेनेंटेड है तो वीनस की दशा में, भुक्ति में, अंतरा में रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ मंगल का ही आएगा। यानी वो प्रॉपर्टी ले सकता है 4, 11, 12 के हिसाब से, बट उसको बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा होगा या उसकी जॉब बहुत अच्छी चलेगी वो हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर वीनस अनटेनेंटेड है तो क्या होगा, वीनस अपने खुद के रिजल्ट भी दे पाएगा और मंगल के रिजल्ट भी दे पाएगा, यानी ये एक्सीलेंट पीरियड हो जाएगा। यहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जाएगा, 2, 6, 11 भी एक्टिव हो जाएगा, 4, 11 और 12 भी एक्टिव हो जाएगा। जबकि वीनस अगर खाली टेनेंटेड होता तो यही कॉम्बिनेशन एक्टिव होता। ये 2 पॉइंट के अंदर ये चीज समझाइए। अब तीसरा, 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस नेगेट्स द रिजल्ट ऑफ दैट हाउस। हर घर से 12वां घर उस घर की हानि करता है। अभी यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, 7th हाउस है, 7th हाउस से 12वां घर कौन सा होता है, 6th हाउस। 6th हाउस, कोई डाउट नहीं। तो 7th हाउस से 12वां घर होता है 6th हाउस। जब 6th हाउस एक्टिव होता है तो वो 7th हाउस के रिजल्ट को कम कर देता है, उसकी हानि करता है, उसको नेगेट करता है। तो ये चीज यहां पर है कि 7th हाउस मैरिज का है, 7th हाउस जो है दैट इज 7th हाउस से 12th हाउस वो 6th हाउस है। 6th हाउस मैरिज की हानि करता है, यानी डिवोर्स और सेपरेशन और डिस्प्यूट। लेकिन डिवोर्स और सेपरेशन से ज्यादा मैं डिस्प्यूट कहूंगा, क्योंकि डिवोर्स एंड सेपरेशन के लिए 12th हाउस होता है, बट ये डिस्प्यूट है। लेकिन अगर ये 6th हाउस के साथ में, उसके आगे का रूल है, अगर 6th हाउस के साथ में उसको 12th हाउस का सपोर्ट मिल जाए तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, डिस्प्यूट एंड फिर सेपरेशन या फिर डिवोर्स। तो हर घर से 12वां घर उसकी हानि करता है। उसके साथ में यदि नेगेट किया हुए हाउस के साथ में यदि 12th हाउस या फिर 8th हाउस मिल जाए, मान लो 12th नहीं है, 6th है एंड 8 है, तो डिस्प्यूट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव का सपोर्ट मिल गया। नेगेट तो हो ही गया, साथ में दूसरे एक नेगेटिव का सपोर्ट मिल गया। और यदि 6 के साथ में 12 भी आ गया, 8 भी आ गया, ऐसे लोगों को भगवान ही बचा सकता है, आपके और मेरे बस की बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। इतना वर्स्ट कॉम्बिनेशन मैरिज के लिए, एक मिनट, इतना वर्स्ट कॉम्बिनेशन मैरिज के लिए। 6th हाउस नेगेट करता है 7th को, 12th हाउस सेपरेशन का है, 8th हाउस हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम का है। हाँ बोलो क्या, 6 और 12 हो तो वो तो अभी बताया ना, 6 और 12 हो तो खाली 2 ही चीजें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट एंड डिवोर्स या सेपरेशन। 12th हाउस फ्रॉम एनी नेगेटिव हाउस रिड्यूसेस द नेगेटिविटी ऑफ दैट हाउस। अब यही रूल अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 6th हाउस बीमारी का है, 12th हाउस फ्रॉम द 6th हाउस दैट इज 5th हाउस। अब देखो, रिलेशनशिप के एंगल से ये एक अच्छा घर था, अच्छे घर की हानि उससे 12th हाउस में जो आता है उसने कर दी। तो उसी तरीके से ये एक नेगेटिव हाउस है, उसकी हानि उससे 12वें घर ने कर दी। मतलब ये नेगेटिव था, उसकी इफेक्ट कम हो गई, तो 5th हाउस ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया। 6th हाउस बीमारी का है, 5th हाउस बीमारी को ले लेता है। नेगेटिव हाउस की भी इफेक्ट कम हो गई, क्योंकि नेगेटिव हाउस के साथ में एक्टिव कौन हुआ, उससे जो 12वां घर है वो। ये एक पॉजिटिव हाउस है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन पॉजिटिव हाउस से 12वां घर जब एक्टिव होता है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट की हानि करता है।
उसी तरीके से नेगेटिव हाउस के साथ में जब उसका 12वां घर एक्टिव होता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट की हानि करता है, यानी कि जो खराब रिजल्ट मिलने वाला है वो कम हो जाएगा। 8th हाउस एक्टिव हुआ है मतलब 8th हाउस से 12वां घर कौन सा है? 7th। अब 8th हाउस मतलब हर्डल, ऑब्स्टेकल, पीड़ा, प्रॉब्लम, लेकिन 7th हाउस उसकी हानि करेगा, मतलब हर्डल, ऑब्स्टेकल, पीड़ा और प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। उसी के साथ में 8th हाउस है इनहेरिटेंस का। अब 8th हाउस एक्टिव, 8th हाउस के साथ में 7th हाउस यहां पर अगर एक्टिव हुआ है तो क्या होगा? इनहेरिटेंस मिलने होगा, वो नहीं मिलेगा। 8th हाउस के अंदर एक अच्छी चीज है, क्या है? अनअर्न्ड मनी देता है वो, लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी देता है। अनअर्न्ड मनी एक अच्छी बात है, बिना कमाया हुआ पैसा मिल गया, लेकिन दूसरी एक नेगेटिव बात है कि वो जनरल ऑब्स्टेकल, हर्डल, प्रॉब्लम, पीड़ा देता है। अब क्या हुआ? 7th हाउस एक्टिव होगा तो क्या होगा? 7th हाउस का तो काम है 8th हाउस के रिजल्ट को कम करना, फिर इनहेरिटेंस हो तो उसे भी कम करेगा, प्रॉब्लम है तो उसे भी कम करेगा। किसी को सब कुछ मिलने वाला है ही नहीं है संसार में, ये ध्यान में रखना। उसी तरीके से 6th हाउस है। 6th हाउस मतलब बड़ा पैसा, वो मैंने समझाया है आपको, पराशरी में समझाया, आपको भी ऑलरेडी समझाया। 6th हाउस मतलब बड़ा पैसा, लेकिन 6th हाउस मतलब डिजीज भी है, ये डिजीज है, ये बिग मनी है। 5th हाउस एक्टिव हो गया, 5th हाउस ने 6th हाउस की हानि कर दी, तो डिजीज अगर होगा, बीमार होगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन साथ में बड़ा पैसा मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ, कम हो जाएगा, कंप्लीट नहीं जाएगा। अगर 5 के साथ में फिर 8, 12 मिल जाए तो जाएगा, तो गया काम से। हाँ। फिर तो कम मिलने की बात जाने तो पैसा फंस जाएगा। ये आगे और जब 10th हाउस की स्टडी करेंगे उसमें ये सब चीजें आएगी, बट ये नेगेटिव हाउस है, अगर उससे 12वां घर एक्टिव होता है तो इसकी जो अच्छी चीज है उसको भी कम करता है, खराब चीज है उसको भी कम करता है। उसी तरीके से 8th हाउस का भी है। अब 7th हाउस है, एक अच्छा घर है, वो भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 7th हाउस है, अच्छा घर है, लेकिन उससे 12वां घर 6th हाउस एक्टिव हो गया, रिलेशनशिप में है तो बेचारे का झगड़ा चालू हो जाएगा गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन साथ साथ में बड़ा पैसा मिलने लगेगा, या जॉब पे नहीं है तो जॉब मिल जाएगी। आया समझ में? तो कोई भी घर से 12वां घर एक्टिव होता है तो जो घर है उसका रिजल्ट रिड्यूस करेगा। अच्छी चीज होगी तो भी रिड्यूस होगी, खराब चीज होगी तो भी रिड्यूस होगी, और वो जो रिड्यूस करने वाला घर है उसके साथ में प्रॉपर्टी का 4th हाउस है, उसको नेगेट करता है 3rd हाउस, क्योंकि उससे 12वां है। अब 3rd हाउस खाली एक्टिव होगा और इसको रिड्यूस करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये व्यक्ति खुद का घर नहीं ले सकता है, घर में चेंज करेगा, घर को ट्रांसफर करेगा। लेकिन 3 के साथ में 8 और 12 मिल गया, जिंदगी में ले नहीं पाएगा, गलती से ले लेगा तो पैसा फंस जाएगा, घर लेके बर्बाद हो जाएगा। तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा हर एक घर के लिए, जो भी घर की आप बात करते हो, अगर उससे 12वां घर एक्टिव हुआ कुंडली में, हाँ। एक्टिव होने का मतलब क्या? देखो अभी एक एग्जांपल से भी समझ लो। यहां से आपको दशा वगैरह सब मिल जाएगा। अभी ये व्यक्ति का शनि का पीरियड चल रहा है, 10 नवंबर 2024 तक शनि है, ठीक है। अब शनि हाउस एक्टिव होने का मतलब क्या? दशा के अंदर कौन सी चीज है? अभी ये रहा सैटर्न, सैटर्न के अंदर 6, 11, 9, 3 है, 8 और 10 है, और साथ में 9 और 3 है। बस, तो ये जो हाउस यहां पर आते हैं वो एक्टिव हो गए। अभी एक्टिव होने का मतलब क्या कि यहां पर अगर ये 6th हाउस है तो ऑटोमेटिक 7th को नेगेट किया, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हो ही गया ना। 6th हाउस है तो 7 को नेगेट कर दिया, तो ये व्यक्ति अगर कॉलेज में होगा तो इसका रिलेशनशिप नहीं होगा, ये लड़का बच्चा अगर कॉलेज में होगा तो रिलेशनशिप नहीं होगा इसका। लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा और उसके बाद में अगली दशा आएगी, देखो 7th हाउस दिख रहा है, रिलेशन में आ जाएगा। खाली इतने से भी पकड़ पकड़ के ये प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। कोई आपके पास आता है कुंडली में, आपने देखा 6th हाउस एक्टिव है, सीधा उसको पूछो, अगर अनमैरिड है, गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो रहा है, हाँ। अगर मैरिड है, वाइफ के साथ डिस्प्यूट हो रहा है, हाँ। वो सोचेगा आपने पकड़ा कैसे? भाई मैंने कुछ नहीं किया, 6th हाउस इधर एक्टिव है तो इनडायरेक्टली 7 को उसने नेगेट कर दिया, तो 7 के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, 6 के रिजल्ट चालू हो जाएंगे जीवन में। लेकिन साथ में जॉब में अच्छी तरक्की कर रहे हो, हाँ वो भी कर रहा हूं। वो आप मतलब आप
समझ नहीं पाओगे ऐसा प्रिडिक्शन होगा इस चीजों से। सोचेगा आपने पकड़ा कैसे, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है। अब ये रूल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, जब किसी भी हाउस की हानि करने वाले घर के साथ 8 या 12th हाउस या फिर 8 या 12 आ जाए तो उस घर को बर्बाद कर देता है। और खाली नेगेट करने वाला घर आया 6th हाउस तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, झगड़ा होगा, डिस्प्यूट होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, बट इससे आगे कुछ नहीं होगा। साथ में 8 हाउस मिल गया, इसकी मात्रा और बढ़ जाएगी क्योंकि एक नेगेटिव हाउस को दूसरे नेगेटिव हाउस का सपोर्ट मिल गया। 12th हाउस आ गया, हर्ड, डिस्प्यूट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, साथ ही साथ में हर्डल, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, और बोलेगा तू तेरे घर पे जा, मैं मेरे घर पे जा, डिवोर्स या सेपरेशन। और जब ये ऐसा पूरा कॉम्बिनेशन एक्टिव होता है वो सबसे ज्यादा बर्बाद होता है, वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट तकलीफ होती है। अब ये एक और इंपॉर्टेंट रूल, अगर किसी भी इवेंट का नेगेशन सबलॉर्ड लेवल पर होता है और साथ में 8 या 12 या 8 या 12 अगर ये हाउसेस जुड़ जाते हैं तो पहली बात तो वो इवेंट होगा नहीं, और अगर गलती से हो भी गया तो उस इवेंट के फ्रूट नहीं मिलेंगे। जो मैंने आपको समझाया कि कुंडली के अंदर 3, 8 और 12 एक्टिव हुआ है तो पहली बात तो ये प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाएगा। अगर ले ली तो वो घर में जाके इतना पछताएगा, उसको लगेगा मैंने कहा ये प्रॉपर्टी ले ली, मैं कहां पर ये ऐसे घर के अंदर आ गया, मुझे वही समझ में नहीं आता, गलती हो गई, बहुत बड़ी मेरे जीवन की मिस्टेक हो गई। अब इसको खाली मैं सबलॉर्ड लेवल के ऊपर आपको कैसे देखते हैं वो एक समझा देता हूं। जुपिटर प्लैनेट है, मरकरी नक्षत्र है, वीनस सबलॉर्ड है। मैरिज की बात चल रही है, जुपिटर के पास है 1, 3 और 5, मरक्यूरी के पास है 2, 7, 11, वीनस के पास है 6, 8 और 12। और ये जुपिटर जो है वो टेनेंटेड है। चलो अभी शादी की बात करनी है। ये तो टेनेंटेड है तो ये घर का रिजल्ट तो दे नहीं सकता है, नहीं, नक्षत्र रिजल्ट देगा, तो नक्षत्र तो पॉजिटिव है, 2, 7, 11 शादी के लिए चाहिए, वो सब कुछ है, सब कुछ है। ये जो रूल समझा रहा हूं, ये रूल क्या बोलता है, अगर किसी भी इवेंट का नेगेशन सबलॉर्ड लेवल पे हो गया, अब सबलॉर्ड लेवल के ऊपर 7 को नेगेट कर दिया 6th ने, शादी का प्राइम हाउस है 7th हाउस, मेन हाउस, उसको नेगेट कर दिया 6th ने, साथ में कौन जुड़ गया, 8th हाउस, 8 और 12। अगर ऐसा केस होगा तो आप बिंदास बोल सकते हो कि शादी नहीं होगी या फिर शादी नहीं करनी चाहिए। अगर गलती से शादी हो गई या शादी करती तो उसके फ्रूट आपको नहीं मिलेंगे, पत्नी से तौबा हो जाएगा ये व्यक्ति, कहां मेरे कर्म में ये आ गई ऐसा बोलेगा अपने मुंह से, और आपको आके पकड़ेगा वो अलग से, अच्छी तरीके से पकड़ेगा, आपने बोला था लेकिन मैंने माना नहीं, तो ठीक है। अभी इसी तरीके से ये सेम चीज है, यहां पर 6, 8, 12 है लेकिन सबलॉर्ड पे 2, 7, 11 है, क्या प्रेडिक्ट करोगे? प्रॉब्लम के साथ होगा। परफेक्ट। 6, 8, 12 है, प्रॉब्लम के साथ मतलब भयानक प्रॉब्लम होगा। हाँ, प्रॉब्लम होगा, ढूंढने में बहुत तकलीफ पड़ेगी, आसानी से रिश्ता मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात कि 12 नंबर है तो घर से दूर का ढूंढो तो ही थोड़ा मेल खाएगा। 8 नंबर टेक्निकल का है तो ऐसा लड़का ढूंढो जो इंजीनियरिंग में हो, जो एस्ट्रोलॉजी में हो, जो ऑकल्ट साइंस के अंदर हो, और 6th हाउस है तो डॉक्टर भी चल सकता है क्योंकि 6th हाउस डॉक्टर का है। तो 6, 8, 12 के हिसाब से ये तकलीफ प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, लेकिन इस तरीके से लड़का ढूंढोगे तो और थोड़ी आसानी होगी, लेकिन अल्टीमेटली शादी हो जाएगी, और शादी होने के बाद उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी क्योंकि 2, 7, 11 है। ये स्टडी करने के ये उसका तरीका है। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट? इन्वॉल्व हुए हाउस, इसको इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं, ये इन्वॉल्वमेंट वाले हाउस है। इन्वॉल्वमेंट हुए हाउस की नेगेशन अगर सबलॉर्ड लेवल पे होती है तो ये इन्वॉल्व हुए हाउस के लिए बहुत घातक है, और सबलॉर्ड लेवल के ऊपर नेगेशन के साथ में 8, 12 या 8 और 12 आ जाए तो भी ये बहुत ही घातक हो जाता है, बहुत डेंजर हो जाता है। अब रूल नंबर 7,
टू चेक द स्टैटिक प्रॉमिस ऑफ द इवेंट, एनालाइज द कस्पल सबलॉर्ड अप टू 3 लेवल्स, वो मैंने अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले, प्लैनेट, नक्षत्र एंड सबलॉर्ड 3 लेवल को देखना है। और मैंने वो भी कहा था कि नक्षत्र लॉर्ड, सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड एट प्रेजेंट ऑप्शनल है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा मेरा स्टडी चालू है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ और भी चीजें, वो जब एकदम मुझे कंफर्म हो जाएगा तो आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए हम ये 3 लेवल के ऊपर जाएंगे। लेकिन डायनामिक प्रॉमिस को चेक करना है तो कस्पल सबलॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड, सबलॉर्ड और सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। हाँ। क्लियर हो गया? बोलो, यहां तक कोई डाउट है? Important rules to check the static promise of any event. If the concerned cuspal subload signifies the positive group of houses 2, 7, 11, अगर जैसे मैरिज की बात चल रही है, या फिर उसमें से कोई भी एक हाउस या 2 हाउस, तो क्या होगा? इवेंट विल हैपन। अगर इफ द कंसर्न कस्पल सबलॉट सिग्निफाइज ओनली नेगेटिव ग्रुप ऑफ हाउसेस, या मतलब 1, 6, 10 या फिर फर्स्ट हाउस या 11th हाउस या 10th हाउस, 11 नहीं सॉरी 10th हाउस या 12th हाउस, तो क्या होगा? इवेंट विल नॉट हैपन। अभी इसका एग्जांपल समझो, फिर आपको और क्लियर होगा। प्लैनेट है सूर्य, सूर्य की तो एक ही राशि होती है ना। प्लैनेट है वीनस, वीनस के पास है 2, 7, 11, वीनस है अनटेनेंटेड, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न, सैटर्न के पास है 1, 6, 10 और सबलॉर्ड लेवल पे है मर्क्यूरी, 6 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है। अब क्या हुआ? इन्वॉल्व हुए जो हाउसेस है, पॉजिटिव हाउस भी है, इसको मैंने इन्वॉल्व में क्यों लिया? क्योंकि ये अनटेनेंटेड है। उसके वो आएंगे सब। अगर ये टेनेंटेड होता तो ये इन्वॉल्व नहीं होता, बट ये अनटेनेंटेड है तो इन्वॉल्वमेंट हुए हाउसेस ये हो गए 2, 7, 11, 1, 6, 10। पॉजिटिव हाउस भी इन्वॉल्व है, नेगेटिव हाउस भी इन्वॉल्व है, शादी भी होगी, प्रॉब्लम भी रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? प्रॉब्लम के साथ शादी चलती रहेगी। सबलॉर्ड फाइनल बताता है, क्वालिटी भी बताएगा और फाइनली क्या होगा वो भी बताएगा। तो डिस्प्यूट के साथ, झगड़े के साथ में शादी चलती रहेगी, अलग नहीं होने देगा, भुगतना ही पड़ेगा। क्लियर? If the concerned cuspal subplot signifies positive and negative, then event will happen, but person will not enjoy the fruit. अभी बेचारा 2, 7, 11 भी लेके बैठा है, 1, 6, 10 भी लेके बैठा है, बेचारा क्या एंजॉय करेगा शादी को? एक दिन एंजॉय करेगा, एक दिन मार खाएगा, एक दिन एंजॉय करेगा, एक दिन मार खाएगा, क्योंकि 7 अपना काम करेगा, 6 अपना काम करेगा, दोनों अपना अपना काम करेंगे। और द पर्सन विल कीप ऑन फेसिंग वन और द अदर प्रॉब्लम्स। वाइफ की एक इच्छा पूरी करेगा तो दूसरी लेके खड़े हो जाएगी, वाइफ खड़ी हो जाएगी, अभी ये पूरी करो, उसको पूरा करेगा तो तीसरी लेके खड़ी हो जाएगी, पूरा ही नहीं होगा बेचारे का प्रॉब्लम। वन और दी अदर प्रॉब्लम और इश्यूज रिलेटेड टू दैट इवेंट विल बी, मतलब उसके रिलेटेड या तो व्यक्ति के साथ चीटिंग होगी, या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, या तो कोई ना कोई इश्यूज उसके साथ में चलता रहेगा। वी हैव टू चेक ओनली अप टू 2 लेवल्स, दैट इज स्टार लॉर्ड एंड कस्पल सबलॉर्ड। The houses signified by the cuspal sublord as mentioned below. स्टार लॉर्ड, ये इसको नक्षत्र को देखना है, अनटेनेंटेड टेनेंटेड जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो हिसाब से। मैडम की डॉटर की कुंडली हम लेते हैं कि शादी का योग है, पहले हम ये चेक करते हैं, स्टैटिक प्रॉमिस। तो वो उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक प्रॉमिस। अब स्टैटिक प्रॉमिस चेक करना है हमें। शादी का स्टैटिक प्रॉमिस चेक करना है, कौन सा कस्पल सबलॉर्ड हो गया? अभी आपको ही आंसर देना है। कस्पल सबलॉर्ड कौन सा लोगे? सवाल सुनो। 7th कस्पल सबलॉर्ड, 7th। देखो स्क्रिप्ट भी आपको इसी तरीके से बनानी है। 7th कस्पल सबलॉर्ड लेंगे सबसे पहला। 7th कस्पल सबलॉर्ड कौन है कुंडली में? ये रहा 7th कस्पल सबलॉर्ड। 7th कस्पल सबलॉर्ड है राहु। अभी यही हैबिट डालनी है आपको, मैं जो बता रहा हूं। 7th कस्पल सबलॉर्ड राहु, इमीडिएटली नजर जानी चाहिए राहु टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। टेनेंटेड। राहु टेनेंटेड है तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है। राहु के हाउसेस कौन से हैं? 11, 1, 6, 10। राहु का स्टार लॉर्ड कौन है? जुपिटर। सब लॉर्ड जुपिटर के हाउसेस कौन से?
जुपिटर, एक मिनट। 11 3 6 10 11 3 6 10 हम्म, नक्षत्र लेवल के ऊपर एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन को कंसीडर करना ही करना है। ये टेनेंटेड था, इसके लिए छोड़ दिया, लेकिन ये तो नक्षत्र है, इसमें कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन लेना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आप व्यू होरोस्कोप में जाओगे, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था सब रेडीमेड कैलकुलेट होके आएगा, वो है ये एस्पेक्ट है, वेस्टर्न एस्पेक्ट, और उसमें एस्पेक्ट के प्लैनेट के ऊपर जाओगे तो ये ऐसा कैलकुलेट होके आपको रेडीमेड मिल जाएगा। अब मुझे कंसीडर करना है जुपिटर, तो देखो ये जुपिटर की लाइन है, जुपिटर की लाइन के अंदर हमें पूरा आगे स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो कलर नहीं है उसको तो छोड़ ही दो, वो सिंपल है। कलर में येलो कलर का कंजंक्शन है, मतलब प्लैनेट यहाँ पर भी जुपिटर, यहाँ पर भी जुपिटर, तो वो प्लैनेट खुद के साथ तो कंजंक्ट होगा ही होगा, तो उसको भी छोड़ देना है। लेकिन आगे जाओगे तो येलो कलर का जो कंजंक्शन है वो सैटर्न का है, तो उसको कंसीडर करेंगे। देखो डिग्री कितनी है, 0.9, यानी 1 डिग्री से 10 पॉइंट कम है, तो उसने क्या किया, कंसीडर कर लिया उसको कंजंक्शन में, सैटर्न ने पकड़ लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये लिखने की पद्धति जो है, जुपिटर के ऊपर एस्पेक्ट किसका है, सैटर्न का, मतलब ये कंजंक्शन में है, तो मैं क्या लिखूंगा, सी कंजंक्शन, और कौन है, प्लैनेट सैटर्न। इसी पद्धति से आपको लिखना है। और सैटर्न के हाउसेस कौन से है, 10 3 8 11 3 8 7 11 3 8 7 11 3 8 7 9। 9। अब और कोई कंजंक्शन में है क्या, सब कुछ देख लेना है पहले ही। तो सैटर्न तो है, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को हम कंसीडर नहीं करते अभी फिलहाल। जुपिटर में देखना है कि सैटर्न में देखना है? इधर है जुपिटर में, तो जुपिटर में हाँ, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो सैटर्न कंजंक्शन में है, और किसी का कुछ नहीं है। अब राहु की स्क्रिप्ट बना रहे हैं, राहु का स्टार लॉर्ड जुपिटर, और राहु का सब लॉर्ड राहु खुद है, तो यहाँ पर लिख लिया राहु खुद। वही नंबर सब लॉर्ड लेवल के ऊपर टेनेंटेड या अनटेनेंटेड हमें चेक करना है, तो क्या है, राहु तो टेनेंटेड है, और राहु का हाउसेस कौन सा है, 11 1 6 10 11 1 6 और 10। आया स्क्रिप्ट बनाने का इतना समझ में? चलो अभी आप ही मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ, शादी होगी, शादी का योग है या नहीं है, चलो बताओ। खाली आंसर नहीं, आंसर तो बाय फ्लूक सच पढ़ सकता है, मुझे उसका लॉजिक और रीजन भी चाहिए। पहले राहु है, राहु के एक भी ऊपर के हाउसेस नहीं लिए जाएंगे क्योंकि वो टेनेंटेड है। बराबर। सेकेंड गुरु, वहाँ पे तो 11 हाउस खाली एक ही है, इच्छा पूर्ति वाला। बराबर। फिर स्टार लॉर्ड, नक्षत्र नहीं, स्टार लॉर्ड ना, कंजंक्शन कंजंक्शन, प्लैनेट है राहु, स्टार लॉर्ड जुपिटर, कंजंक्शन, उसके साथ में कंजंक्शन सैटर्न, और राहु सब लॉर्ड। अभी इनिशियली 1-2 बार में लिखूंगा तो आपको इजी पड़ेगा। चलो बोलो आगे। कंजंक्शन में हो सकता है, पर वापस राहु में प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो शायद नहीं है योग। ठीक है, ये आपका आंसर है, Yes. पक्का लॉक किया जाए? हाँ। आपका आंसर बताओ। कंजंक्शन में 7 है और भाग्य का 9 है, तो शादी हो सकती है। बट यहाँ से आप कैसे कहोगे, फाइनल रिजल्ट कौन बताता है? सब लॉर्ड दिखा रहा है। तो सब लोड पे आपने देखा ही नहीं, पहले तो सब लोड देखना है। सब लॉर्ड तो ना बोल रहा है, नहीं 11 है, इच्छा पूर्ति तो होगी। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर यही है कि 11 है तो इच्छा पूर्ति तो होगी, यानी शादी होगी। होगी, कोई भी एक नंबर हो तो भी होगी। सही जवाब, जोरदार एक बार तालियां, सही जवाब। अब देखो राहु है 11 1 6 और 10, बट राहु क्या है, टेनेंटेड है, तो इसको तो अभी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हाँ। टेनेंटेड है इसके लिए। स्टार लेवल के ऊपर सबसे पहला हमारे पास जुपिटर है, लेकिन जुपिटर के पास 11th हाउस है। हाँ। अब देखो एबीसीडी जो बता रहा था ना आपको, इधर देखना है। फिर एबीसीडी में पहला तो 11th हाउस सबसे बेस्ट, फर्स्ट लेवल के ऊपर है, हाँ। ए लेवल के ऊपर। 6th हाउस है, डेफिनेटली है, और नेगेटिव हाउस मैरिज का 10th हाउस भी है, दोनों हाउस नेगेटिव है। अब देखेंगे कि कौन से लेवल पे आ रहा है, 6 और 10 डी पे। तो अपना रूल क्या कहता है, 6th हाउस खाली है, तो इसको हम यहाँ पर पावरफुल गिन लेंगे। 10th हाउस भी खाली है, तो इसको भी पावरफुल गिन लेंगे। तो अभी ये तो 11th हाउस अपने ताकत लगाएगा, 6 और 10 अपनी ताकत लगाएंगे।
पॉजिटिव हाउस 1 है, नेगेटिव हाउस 2 है, हाँ तकलीफ और बढ़ जाएगी। हाँ। एकदम डिनाई नहीं हुआ है हम्म, क्योंकि 11 नंबर है हाँ, और वो भी ए लेवल पे है, हम्म। तो एकदम डिनाई नहीं हुआ है। बट तकलीफ वाले भी 2 घर यहाँ पर है। अब कंजंक्शन में कौन है? सेटिंग सैटर्न है। सैटर्न डिले का कारक है। हाँ तो सबसे पहला देखो, जो कंजंक्शन से मैंने आपको बताया क्या फर्क पड़ेगा, ये सीधा सीधा जुपिटर होता तो बात अलग थी। जुपिटर के साथ में कंजंक्शन में सैटर्न है, सैटर्न तो शादी में थोड़ा सा डिले का योग है, इतना तो हमें पहले समझ में आ गया। क्योंकि जुपिटर ने किसकी क्वालिटी को पकड़ लिया? शनि की क्वालिटी को पकड़ लिया। लेकिन अच्छी बात हमारे लिए ये भी है कि सैटर्न के पास भी 11th हाउस है और शादी के लिए 7th हाउस चाहिए, वो भी है। और सैटर्न के पास 7th हाउस कहां से आ रहा है? डी लेवल पे आ रहा है। 7th हाउस में केतु बैठा है, तो वो थोड़ा वीक है, लेकिन ए के हिसाब से 11th हाउस तो पावरफुल है सैटर्न के पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनल रिजल्ट कौन बताता है? सबलॉर्ड। सबलॉर्ड लेवल के ऊपर 11th हाउस है, 6th हाउस भी है, नेगेटिव हाउस 10th हाउस भी है। लेकिन राहु के पास भी देखो 11th हाउस कौन सा? ए लेवल पे है, 6 एंड 10 सी लेवल पे है। अल्टीमेटली क्या होगा? शादी तो डेफिनेटली होगी, 11th हाउस है इसके लिए। थोड़ी हर्डल ऑब्स्टेकल के साथ में होगी, डिले होगा क्योंकि सैटर्न का रोल आ गया है नक्षत्र लेवल के ऊपर, कंजंक्शन से आया, सीधा सीधा पिक्चर में नहीं था, लेकिन कंजंक्शन से आया। तो कंजंक्शन के हिसाब से सैटर्न इन्वॉल्व हुआ। सबलॉर्ड फाइनल रिजल्ट को बताता है, फाइनल रिजल्ट 11th हाउस लेके बैठा है, तो शादी तो डेफिनेटली होगी, लेकिन थोड़ा डिले होगा। 6th हाउस है, 10th हाउस है। और शादी की क्वालिटी कैसी रहेगी? शादी में ब्रेक तो नहीं होगा। देखो शादी जैसी मैटर है, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली देख के हम 100% बता सकते हैं। लेकिन ये डॉटर की कुंडली देख के एक चीज क्लियर है कि ब्रेक तो नहीं होगा। 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, ए लेवल पे। उसकी इच्छा से शायद हो सकती है, उसकी इच्छा जैसा उसको जिसे मन में सोचा वैसी हो सकती है। हाँ, वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से वो शादी करेगी। अपने इच्छा से, इस हिसाब से इसको इच्छा के अनुसार लड़का भी मिलेगा, उसकी इच्छा से के अनुसार उसको लड़का। लेकिन डिस्प्यूट रहेगा, खटपट रहेगी, थोड़ी 19-20 तू मैं होती रहेगी, ईगो इश्यू भी रहेगा मैरिज में, लेकिन अल्टीमेटली ब्रेक नहीं होगा। डॉटर की कुंडली देख के मैं ये लिख के दे सकता हूं। बोलो अभी कितना सिंपल है प्रेडिक्शन निकालना। बस इस तरीके से हमें स्टैटिक प्रॉमिस को देखना है। समझ में आया सर? मतलब अभी तो योग नहीं माना जाएगा ना। देखो अपने क्या होगा वो कौन बताएगा? स्टैटिक प्रॉमिस बताएगा। कब होगा वो डायनामिक प्रॉमिस बताएगा, वो दशा बताएगी। तो अब मुझे अगर फिलहाल शादी का योग है कि नहीं, या 1 साल के बाद है, 2 साल के बाद है, तो मुझे दशाओं के ऊपर जाना पड़ेगा। दशा का टॉपिक अभी नहीं है, अभी पहले प्रॉमिस पकड़ना सीख लो। अगर यहाँ पर ही 6 के साथ में 8 और 12 आया होता, तो चाहे कितनी भी दशा आने दो, स्टैटिक प्रॉमिस ही नहीं है तो शादी तो नहीं होगी। फिर 7th हाउस की दशा आएगी तो रिलेशनशिप होगा, एक नहीं तो दूसरा रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन शादी नहीं होगी। बट यहाँ पर वो वाली चीज नहीं है। 11 भी है, 6 एंड 10 भी है। और आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जनरली जब सैटर्न एक्टिव होता है तो ऐसे लड़के या लड़की की शादी अराउंड 28 या उसके बाद ही होती है, और लेटर उसके पहले होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आया समझ में? अब फिर भी ये डिपेंड करेगा। देखो, और जो मैंने आपको अभी ब्रेक में पॉइंट समझा रहा था, 28 साल की उम्र के बाद होगी, चलो समझ लिया, मान लिया शनि है तो, लेकिन 28 साल होते ही उसको जो दशा लग गई वो शुक्र की लग गई, और शुक्र अपनी दशा में सबलॉर्ड लेवल पर लेके बैठा है 6 और 12। शुक्र की दशा चलती है 20 साल। बाप रे। तो अभी 48 तक शादी नहीं होगी। गलती से हो गई तो डिवोर्स पक्का है। बताया था ना, फ्रूट्स मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दशा कब चालू होती है, किसके साथ में, किसके बाद में कौन सी दशा आती है, और किसके साथ में क्या कनेक्टेड है। पिक्चर क्लियर हुआ? चलो एक और उठाते हैं। चलो अभी ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेनी है अपने नाम पे और आपके पास आया है, तो आपको बताना है कि भाई इसके जीवन में स्टैटिक प्रॉमिस प्रॉपर्टी का है कि नहीं है। प्रॉपर्टी की बात चल रही है, कौन सा कस्पल सबलॉट लोगे? 4th हाउस, 4th कस्पल सबलॉट CSL।
फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड कौन है? चलो देखो यहाँ पे सैटर्न। सैटर्न है। अभी ऊपर सैटर्न, सैटर्न सीधा पहले नजर जानी चाहिए। Untenanted. यस, सैटर्न टेनेंटेड की अनटेनेंटेड? अनटेनेंटेड। तो अनटेनेंटेड है तो मेरी सिस्टम ये है कि मैं उसको सर्कल कर देता हूँ, हाँ, तो तुरंत मुझे समझ में आ जाए। आप बाजू में स्टार कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। सैटर्न के हाउसेस 4, हाउसेस 6, 11, 8, 9। अब अनटेनेंटेड है, प्लैनेट लेवल पे है, तो सब एस्पेक्ट नंबर एंड कंजंक्शन को देखेंगे। हाँ, ट्राइन है। ये ट्राइन एस्पेक्ट है, सैटर्न घुस के साथ कंजंक्ट है, उसको छोड़ दो। ट्राइन एस्पेक्ट है, ट्राइन को हम कंसीडर करेंगे। ट्राइन किसका है? मर्क्यूरी का। वो कैसे पता चला मर्क्यूरी का? देखो ऊपर मर्क्यूरी की लाइन में यहाँ अच्छा, पर ओके, लिखा है हाँ, ट्राइन। और नीचे लिखा है ट्राइन, हम्म, बराबर। हम्म, तो 238 का एस्पेक्ट है, यानी कि मर्क्यूरी का एस्पेक्ट है। ट्राइन का एस्पेक्ट पॉजिटिव होता है। एक हाँ, एस्पेक्ट है। मर्क्यूरी का एस्पेक्ट आ रहा है और मर्क्यूरी के हाउस कौन से है? 4, 8, 6, 11, 1। बराबर। कंजंक्शन में कोई नहीं है, दूसरा किसी का एस्पेक्ट नहीं है, वो हमने देख लिया। तो ये प्लैनेट लेवल के ऊपर ये दोनों चीजें आ गई। हम्म। अब सैटर्न का स्टार लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी, मार्स। मार्स, सॉरी। सैटर्न का स्टार लॉर्ड है मार्स। मार्स के पास क्या है? 4, 11, 6। मार्स नक्षत्र लेवल पे है, उसका तो एस्पेक्ट का कंसीडर करना ही है, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। वापस ट्राइन है मरकरी का। हम्म, चार, 8, 6, 11, बराबर। सबलॉर्ड जुपिटर। जुपिटर के पास है 1, 4, 7, 10। बराबर। चलो करो अभी प्रिडिक्शन, प्रॉपर्टी ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ये सब है, सब में 4, 11, 4, 11 आ रहा है। आपका आंसर, आपका ले सकता है। क्यों? और एस्पेक्ट में भी 4 है, कंजंक्शन में भी 4, 11 है और सबलोड भी 4 नंबर दे रहा है। परफेक्ट, तो दोनों का आंसर सही है, बराबर। 4, 11, 4, 11 तो सब जगह पे है ही है, लेकिन सबलॉर्ड फाइनल अथॉरिटी चार है, है। उसने भी 4 नंबर दे दिया है और जुपिटर में 4 नंबर देखो बी लेवल पे आ रहा है, तो पावरफुल, पावर। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और ऑलरेडी इसके नाम पे 3 प्रॉपर्टी है। अच्छा, क्यों है? क्योंकि हर एक प्लैनेट 4, 11, 4, 11 के साथ कनेक्टेड होता है। देखो फोर्थ हाउस के साथ कितने प्लैनेट कनेक्टेड है इसके? ओ बाप रे। मरकरी, मार्स, सैटर्न, सूर्य, राहु, जुपिटर, 9 में से 6 प्लैनेट कनेक्टेड है। तो कोई ना कोई प्लैनेट की दशा, हाँ। भुक्ति, अंतरा चलेगी, चलती रहेगी, हाँ। तो कोई ना कोई प्लैनेट आएगा तो उसको कोई ना कोई प्लैनेट प्रॉपर्टी देते रहेगा। इतनी बढ़िया कुंडली है प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन बेचारे को दिक्कत क्या है मालूम है? हर एक जगह पे आंकड़ा है। हाँ, 8 बराबर। सबलॉर्ड फाइनल है, प्रॉपर्टी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक जगह पे 8 है। तो अगर इसको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलेगी तो इसके लिए अच्छी बात है। लेकिन खुद के पैसे से लेने जाएगा तो कहीं ना कहीं अटकेगा, रुकेगा, धीरे धीरे काम होगा, अटक अटक के काम होगा। और साथ में 6 भी है, तो प्रॉपर्टी तो लेगा लेकिन लोन हर एक पे रहेगा। बट अल्टीमेटली जिसकी प्रॉपर्टी होती ही नहीं है या कोई ले नहीं सकता है, उससे तो इसका लाख गुना बेटर है, क्योंकि सबलॉर्ड पे हर जगह पे अच्छा नंबर है। न तो यहाँ पर 4 के साथ में 8 है, न 12 है, न 4 को नेगेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सब राम कथा करने के बाद भी अल्टीमेटली ले सकता है, गाड़ी अच्छी चलेगी। जो प्रॉपर्टी लेगा, लेने में थोड़ी दिक्कत दिख रही है, 11 नंबर भी है डेफिनेटली, बट एंजॉय करेगा अपनी प्रॉपर्टी को। ये हो गया प्रैक्टिकल एग्जांपल। चलो अब ये कुंडली के अंदर हम संतान का प्रॉमिस देखते हैं। संतान का प्रॉमिस देखने के लिए कौन सा कस्पल सबलोड पकड़ोगे? 5th कस्पल सबलोड को पकड़ा।
फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड कौन है, चलिए बताइए यहाँ पे। सन सन है, सन है, सन के नंबर्स, सन टेनेंटेड है। हाँ सन टेनेंटेड है, सन टेनेंटेड है, सन टेनेंटेड हाँ सन के नंबर 10 9 11 10 9 11, यानी कि इसका अभी कुछ सन, हाँ सन के रिजल्ट मतलब ये हम इसका भी जैसे- यूज है, ये मतलब बिना यूज वाले यूजलेस नहीं है, इसका भी यूज है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। बट प्रॉमिस चेक करने के लिए अभी सन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम आएंगे नक्षत्र के ऊपर। सूर्य का स्टार लॉर्ड है राहु, राहु के रिजल्ट क्या है, 9 10 12 राहु नक्षत्र पे है तो प्लैनेट एस्पेक्ट कंजंक्शन देखना ही देखना है। सेक्सटाइल 60 का एस्पेक्ट है, सेक्सटाइल मतलब 60 का एस्पेक्ट है किसका, वीनस का। 60 का एस्पेक्ट शुभ एस्पेक्ट है, अच्छा एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एस्पेक्ट वीनस। और देखो अच्छा एस्पेक्ट है कि बुरा है, अगर आपको वो भी नोट करना है तो आप बाजू में कुछ ऐसा साइन कर सकते हो, एस्पेक्ट है वीनस का, अच्छा है या बुरा है, कोई भी आपका साइन आप रख सकते हो, तो आपको तुरंत Positive इमीडिएटली है, हाँ। हाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है आपको जो ठीक लगे, आप माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे आप बाजू में कर सकते हो। जब तक ये बराबर देखने की प्रैक्टिस नहीं होती है, ये सब चीजें करके लिख लिख के ही करना है। अभी आप करोगे कि नहीं मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन करना इस तरीके से है। शुक्र, और शुक्र के हाउसेस कौन से है, 11 8 2 7 और तो कोई नहीं है। और राहु का सब लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न टेनेंटेड की अनटेनेंटेड क्यों देखेंगे, क्योंकि सब लॉर्ड लेवल के ऊपर है। अनटेनेंटेड। हाँ तो सब लॉर्ड में अनटेनेंटेड है, तो ये सर्कल हो गया यहाँ पे। ये स्टेप को फॉलो करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रॉमिस चेक करने में। मैं इसीलिए इतना बार बार बोल रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अब सैटर्न के पहले तो हाउसेस लिख देंगे 9 11 4 5, और सैटर्न क्योंकि अनटेनेंटेड है उसके ऊपर एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन भी हम देखेंगे। देखो कंजंक्शन में मार्स है, तो कंजंक्शन का सी लिखूंगा और मार्स लिखूंगा। मर्क्यूरी फिर सेक्सटाइल में मर्क्यूरी है, स्क्वायर में वीनस है। सेक्सटाइल मतलब एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट मरकरी का, और स्क्वायर एस्पेक्ट है, यानी कि स्क्वायर थोड़ा नेगेटिव गिना जाता है, 90 डिग्री का है, और वो वीनस का है। एस्पेक्ट वीनस, देखो वीनस का स्क्वायर है तो मैं थोड़ा माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, या क्रॉस करते हूँ, चलो क्रॉस करता हूँ, क्योंकि माइनस ऐसा डैश जैसा दिखता है। ये क्रॉस हो गया। मरकरी का एस्पेक्ट कौन सा है, मरकरी का सेक्सटाइल है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और मार्स का एस्पेक्ट, सॉरी मार्स तो कंजंक्शन में है तो उसका तो सी लिख दिया है। अब मंगल के हाउसेस कौन से है, 9 11 7 2। मर्क्यूरी के एस्पेक्ट 11 9 3 6 12, एंड वीनस का 11 8 2 7 1, बराबर। अब देखो जब इतने सारे घर को कंफ्यूजन, इतने सारे घर में से कैसे डिसाइड करोगे, तब आपको एबीसी काम में आएगा। वो 10 नहीं लिखना पड़ेगा मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी का 10 ऑक्यूपेंसी है, लिखना पड़ेगा मर्क्यूरी का 10। आपको पॉइंट क्लियर हुआ, ऑक्यूपेंसी का जो कल बताया थोड़ा था, उसमें चला गया, दूसरे हाँ हाउस बॉर्डर में पे चला होता गया, है, हाँ। तो ऑक्यूपेंसी हमेशा देखना है। अब ये चीज हो गई। अब आपको एबीसीडी कब काम में आएगा, इतने सारे नंबर हो जाएंगे तो आपको काम में आएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मंगल के पास चेक करेंगे। 7 और 2 तो है मंगल के पास, 7 खाली है, सेकेंड हाउस में मून बैठा है, बराबर है, तो 7 खाली है, 7 की पावर बढ़ जाएगी। और ए लेवल पे कौन सा है, 9 नंबर है। ए और बी में है ना, मंगल में 9 और 11, आगे 9 11 मंगल में 9 और 11 है, हाँ हाँ बराबर है। तो ये जो इतने नंबर आए उसमें से मेरे काम के कौन से है, 9 और 11, 9 11 और 7 है। हाँ। इसको थोड़ा वीक है तो छोड़ देता हूं। अभी मर्क्यूरी 11 देखो और पावरफुल आया वापस, 9 9 3 6 तो है, अभी लास्ट में है 12th हाउस, 12th हाउस खाली है, तो वो भी अपना रोल प्ले करेगा। और 10th हाउस क्योंकि बॉर्डर पे है उसको भी कंसिडर करेंगे।
और वीनस। अगेन 11 ए लेवल पे 8 2 7 तो एबीसी है तो वो सब आएंगे। फर्स्ट हाउस में खाली पड़ा है। प्लैनेट तो टेनेंटेड है तो ये घर छोड़ दूंगा। नक्षत्र क्या बोल रहा है 11th हाउस है जो मुझे चाहिए। संतान की बात हो रही है तो 2 5 11 सेकेंड हाउस भी दे रहा है तो नक्षत्र भी पॉजिटिव है। फाइनल कंफर्मेशन सैटर्न सबलॉर्ड को करना है। सैटर्न खुद कौन सा घर लेके बैठा है 11th हाउस है उसके पास। सैटर्न के पास खुद के पास 5th हाउस है। 5th हाउस खाली भी है तो ये तो पहले से स्टोरी इधर से ही खत्म हो गई। इतने से ही स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इधर मिल जाए। इसके लिए हमें सिस्टम क्या बनाना है जो मैंने आपको सिखाया कि अगर अनटेनेंटेड है तो आगे का लेवल चेक कर लो। अभी इसमें तो बहुत पॉजिटिव है। मंगल के पास भी 11 है, मरकरी के पास भी 11 है, इसके पास भी 11 है, इधर तो सेकंड भी पावरफुल है तो कोई दिक्कत नहीं है। संतान प्राप्ति हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।